हेलो एवरीवन, हमारे साथ हैं आज पुनीत लांबा, जिन्होंने हाल ही में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है अपनी जॉब को छोड़कर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक टफ डिसीजन होता है किसी भी सीए के लिए। और मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी सारे सीएज हैं जो अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं या सीए एज अ कोर्स चूज करते हैं तो सोचते हैं कि वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम पुनीत से समझेंगे कि कब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए, कितना सेफ्टी नेट होना चाहिए प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, और भी काफ़ी सारे सवाल जवाब हम इनसे करने वाले हैं जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। इस पॉडकास्ट से हम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लर्निंग देना चाहते हैं। सो पुनीत, आई वेलकम यू ऑन दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू for having me. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। एंड कोशिश करेंगे हम इस पॉडकास्ट को इंग्लिश में रखें जिससे जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातें समझ में आए और हमें भी एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आए। ठीक है। सो पुनीत, सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी चिट चैट कर लेनी चाहिए ऐसे माहौल को लाइट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, इस पॉडकास्ट का कोई फ़ायदा होने वाला है? डेफिनेटली यार, इस पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। रिजल्ट्स अभी आए हैं तो अब बहुत सारे लोग सोचना स्टार्ट करेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आते हैं, जो स्पीकर पैनल में होते हैं, वो बार बार इस चीज़ को पर जो है फोर्स करते हैं कि रियल जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर क्लियरिंग सीए, नॉट ड्यूरिंग सीए। क्योंकि उस टाइम तो आपके पास एक सेट टारगेट होता है कि अब ठीक है, मुझे अभी फाउंडेशन क्लियर करना है, देन आई हैव दीज 8 बुक्स जिनको मुझे 8 सब्जेक्ट्स जिनको मुझे पढ़ना है, इंटर एंड देन द फाइनल्स। अब दे हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो जॉब भी कर सकते हैं। जॉब करना है तो एमएनसी में करना है या बिग फोर में करना है, दे हैव टू गिव सो मच ऑफ थॉट टू दीज थिंग्स। और फिर उनके आज के डिसीजन से उनकी लाइफ आगे डिक्टेट होगी। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप आज कोई डिसीजन ले लेंगे तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यू कैन ऑब्वियसली मेक अमेंड्स, बट स्टिल जो पहला एक्सपीरियंस आपका होगा आफ्टर सीए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपकी लाइफ आगे कैसे जाने वाली है। गॉट इट। सो पुनीत, मुझे लगता है कि मुझे ना एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी टफ हो जाता है कुछ लोगों के लिए, वो आपसे पूछना चाहिए। सीए करने का कब डिसाइड करा और क्यों डिसाइड करा? सीए करने का यार 11th में ही हो गया था। ओके। बहुत ही बेसिक सा मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, बहुत से लोग मेरे ख्याल से रिलेट भी करेंगे। फिजिक्स हमको आती नहीं थी। हाँ, ठीक है, बायो मुझे होती नहीं थी। करेक्ट। ठीक है, तो एक ऑप्शन बचा के लेट्स गो फॉर कॉमर्स। मैं एक बार पीसीएम की क्लास में बैठा भी था और 2 दिन में मैं कॉमर्स में स्विच हो गया था। ओके। तो वहाँ पे कॉमर्स ली। मेरे जो टीचर थे उस टाइम पे, मैं अभी भी उनसे टच में हूँ, हिज नेम इज़ मिस्टर जय वर्मा। तो फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, उन्होंने मुझे गाइड किया दैट यू शुड परस्यू सीए। और आज भी जब मेरी कोई भी छोटी बड़ी विन होती है या मैं कोई छोटी बड़ी चीज़ से परेशान होता हूँ तो ही इज़ ऑलवेज इन माई लिस्ट। टू गो पर्सन जो होते हैं कि आप सीधा भाई गो टू पर्सन जो आपको होता है कि आपको उनसे जाकर बात करनी है और ये शायद आपको हम्बल करेंगे कि अचीव कर लिया है और अब कुछ इसके बाद बड़ा करना है, या अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपको कोई फेलियर मिला भी है तो कैसे उसे ओवरकम करना है। लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग हियर कि ही सेड वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू मी। जब मैंने ऑफिस खोला, मैंने मेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, ही केम एट द इनॉग्रेशन एंड उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये तो बस फर्स्ट स्टेप है, अभी बहुत ऊपर जाना है। तो मतलब इतना हम्बल कर देते हैं ना वो। इट्स ऑल्सो अप टू द रेसिपिएंट कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं। तो आई ऑलवेज टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि वो मुझे मे बी अंडरमाइन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं भाई अभी ये हो गया तो इसके में हवा में मत आ जाना, खोल लिया ऑफिस, हवा में मत आ जाना, और ज़्यादा मेहनत करना कि और ज़्यादा इसको ऊपर लेकर जा। ओके। सो पुनीत, ये तो आपने एकदम ठीक कहा कि रेसिपिएंट के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हो जाती हैं चीज़ें कि कैसे वो फीडबैक को लेता है, पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में। और ये भी बात सच है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करना एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो ये तो हम टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे, बट अब जैसे हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी यंगस्टर्स भी देखेंगे जो हाल ही में 10th क्लियर करके आए हैं या 12th उन्होंने क्लियर करी है, और उनके मेंटोर्स, जैसे आपको आपके मेंटोर ने कहा कि सीए करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस का भी बोलते हैं। तो बड़ी एक्साइटमेंट में ना बच्चे बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं शुरुआत में कि जॉब करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बस थोड़े से आपके मार्क्स अगर पता चल जाते हैं 10th के, 12th के, ताकि ना एक मिथ होता है कि यार एक स्कॉलर बच्चा है वही प्रैक्टिस करेगा। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में हटा देते तो अच्छा रहेगा, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी टू लास्ट तक की। ठीक है, तो
देखो आई ऑलवेज से दिस दैट आई हैव बीन अ प्रीटी मच एवरेज गाय। Okay. मैं पहले एक स्कूल में पढ़ता था जो कि बहुत छोटा था, वहाँ बच्चों की Okay. स्ट्रेंथ ही नहीं थी, तो Okay. मैं कर लेता था कि भाई आप फर्स्ट सेकंड आ जा रहे हो, तो आई वाज इन माई ओन माइंड कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या जो भी है, बट आई वाज एन एवरेज गाय, ठीक है। एंड मेरे जो मार्क्स थे 10th में डेट 89%, देन 12th में जो 87%, हम आई वाज फ्रॉम राजस्थान बोर्ड, तो वहाँ पे CBSE मैं भी राजस्थान बोर्ड से था, तो मेरे भी 87% थे। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, चलो भाई, क्या बात कर रहे हो आप? तो 12th में 87%, ये तो एवरेज नहीं था यार। RBSE में 87%। हाँ, RBSE में 87 is not average. Then after that CA foundation, 239 marks I guess, 239 240 marks I guess, and then CA intermediate में मेरे ग्रुप 1 200 एंड ग्रुप 2 में भी कुछ ऐसे ही 220। यहाँ पे आप एवरेज बने। यहाँ पे हम एवरेज हुए, क्योंकि CA रियली हम्बल्स यू भाई, क्या मतलब वहाँ पे आने के बाद आपको पता लगता है कि 40-50 मार्क्स लाना भी कितना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो एंड देन फाइनल में अगेन 60% मार्क्स, तो ओके। दिस इज द थिंग। अच्छा, तो आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग दिया था इंटर में, हाँ, और फाइनल में भी अलग अलग दिया था? फाइनल में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन November 23। Okay. वहाँ मेरा पेपर 6 जो है वो एग्जाम्ट हो गया था। Okay. इलेक्टिव करके एक Okay. पेपर हुआ करता था, अभी जो IBS होता है, तो वो मेरा एग्जाम्ट हो गया था। देन मैंने बोथ ग्रुप ही दिया, क्योंकि हमको इतना तो ट्रेन कर ही देता है CA कोर्स कि भाई आप 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, मेरे पास 5 थे, ठीक है। तो ग्रुप 1 के 3 और वहाँ पे 2 सब्जेक्ट DT एंड IDT। ग्रुप 1 मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ था, देन आई हैड टू स्टडी DT एंड IDT एंड गेव माय बोथ एंड क्लियर बोथ इन May 24। ओके, ग्रेट। सो देखो, मार्क्स तो मैटर नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हो, बट इससे ये आपको अपनी असलियत दिखा दे, या हो सकता है आप बहुत एवरेज रहे हो और आपका CA निकल जाए। तो Correct. मैं तो ये कहता हूँ कि CA एक अलग ही पढ़ाई है। मतलब 11-12 के बेसिक्स काम में आते हैं, लेकिन आप कितना पेशेंस रखते हो, कितनी कंसिस्टेंसी रखते हो और कितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हो, वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो ये तो रही एग्ज़ाम्स की बात। तो अब पुनीत, मैं ये कहता हूँ कि मतलब CA का डिसाइड कर लिया, मेंटोर ने कह दिया, आपने कर लिया, ऐसे मन से तो आया नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी का भी ना मन से नहीं आता कि मैं 10-12 घंटे 15 घंटे पढ़ने वाली पढ़ाई करूँगा। तो हमेशा किसी का ना पुश चाहिए होता है। चाहिए होता है। तो मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था। मेरे कज़न भैया थे, तो ही हैड दिस ट्रस्ट ऑन मी कि तू कर लेगा, बट मेरे को था मेरे को करना नहीं है। आई वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कि मेरे को MBA करना है, बट वही था कि मस्ती वाला मूड था, इसलिए MBA का मन था। फिर ठीक है, अब उन्होंने बताया कि यार कर लेना चाहिए, मैंने कर लिया। कोविड आया तो इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। तब पढ़ाई करते करते निकल गई चीज़ें और CA बन गए। आज आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अब यार देखो, CA का डिसाइड कर लिया, जैसा मैंने कहा कि कोई तीसरा आदमी कहता है तभी इंसान करता है, वरना मर्जी से तो कोई करता नहीं है। लेकिन कब ये सोचा था कि यार प्रैक्टिस करूँगा? प्रैक्टिस, इफ यू आस्क मी, इन द वेरी इनिशियल डेज। अच्छा, ठीक है। फाउंडेशन के टाइम पे या आर्टिकलशिप के टाइम पे? कब? फाउंडेशन ओनली, तभी हाँ। इफ यू कैन सी लाइक आई एम हैविंग गूज़बम्प्स थिंकिंग अबाउट दैट। मुझे तब पता भी नहीं था प्रैक्टिस क्या होती है। नो, आई हैड दिस थिंग वेरी क्लियर। मैं पूछता था, टू डू प्रैक्टिस। मैं पूछता था लोगों से, यार ये कहते हैं कि CA प्रैक्टिस करता है, होती क्या है? फिर किसी ने बताया कि यार किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, ये नहीं सोचा, इतना भी नाइव नहीं था मैं। सो इट वाज लाइक कि करते क्या है, मतलब क्या प्रैक्टिस करते हैं? तो किसी ने कहा एडवाइस वगैरह देते हैं। मैंने कहा वो तो मैं अभी भी देता हूँ। साइन करने के पैसे मिलते हैं। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दी थी फिर बात की, योर सिग्नेचर इज मोर वैल्यूएबल देन माइन। तो ठीक है, कर ही लेते हैं, वो वाली चीज़ आ गई। तो आपको ये आ गया था फाउंडेशन में ही, व्हिच इज अमेजिंग यार। फिर क्या, कब, कैसे? सी 2017 में GST आया, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। तो तब से आई गॉट इन्वॉल्व इन फाइनेंसेस। ओके, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि माय फादर रन्स अ गारमेंट शॉप, और वहाँ पे आई यूज्ड टू हेल्प हिम सिंस 2010। आई वाज 10 years old ओनली, ठीक है। तो मैं छोटी मोटी चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया रहता था, क्या होता है कैसे होता है, मैं बैठता था उनके साथ। तो 16 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। 17 में GST आया, फिर तब से उनका GST मैं हैंडल कर रहा था। तब आप कौन सी क्लास में थे?
11th। 11th में? तो तब से आप जीएसटी हैंडल कर रहे थे उनका? हाँ, मैं उनका जीएसटी हैंडल कर रहा था। एक्सेल मुझे चलाना आता था। Okay. जो हमारे सीए थे उस टाइम पे, जो हमारे फिनेंसेस देखते थे, वो मुझसे रिकॉर्ड्स मंगवाते थे कि जो भी आपके परचेज के इनवॉइस हैं वो आप एक्सेल में चढ़ा के लाओ, कि आप रिकॉर्ड करो उनको एक एक इनवॉइस। तो आई यूज टू टाइप ईच एंड एवरी इनवॉइस, ठीक है। मैंने इतना एफर्ट कभी नहीं लगाया कि मैं फार्मूला सीख लूँ। मुझे नहीं पता था एक्सेल में फार्मूला क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि शॉर्टकट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप आज जो हम करते हैं डेटा फिल करते हैं कि आप एक चीज़ फिल करो, फार्मूला लगाओ और आपकी सारी रोज फिल हो जाएंगे। आई हैड नो आइडिया बैक देन। हमने एक कंप्यूटर लिया था सिर्फ इस काम के लिए घर पे। कंप्यूटर और किसी काम के लिए नहीं, इस काम के लिए आया था कि हमें उस मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर चाहिए था। हाँ. तो एक तरीके से उनका भी आप यूँ कह सकते हो कि एक ब्लेसिंग हो गई मेरे लिए। हाँ. कि उन्होंने हमें फोर्स किया कि नहीं तुम एक्सेल बना के लाओ, ठीक है। तो उसके लिए कंप्यूटर आया, मैंने वहाँ पे सीखा, मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ एंड आई ऑलमोस्ट गॉट इनटू इट। कि हाँ ठीक है, मुझे ड्यू डेट्स याद हो गई कि हम कंपोजिशन फाइलर हैं, क्वार्टर ख़त्म हुआ तो 18th को हमें जो है चालान जमा कराने जाना है, नहीं कराएंगे तो ये लेट फीस होती है, ये पेनल्टीज होती हैं। तो आई यूज टू फील दैट प्रेशर इनसाइड मी कि भाई हमको टाइम पे काम करना है वरना लेट फीस लग जाएंगी। नाउ वी गिव दैट थिंग टू आवर क्लाइंट्स कि भाई आप कंप्लायंसेस करो, टाइम पे करो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर थिंग्स कि हम कभी भी लास्ट डेट्स पर नहीं लेके जाते चीज़ें, दैट इज़ उसको बाद के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें चली एंड तो व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर, मैं उन अंकल से मिलता था जो हमारे सीए थे। मैं आई यूज्ड टू फील दैट काइंड ऑफ ऑरा। आप फील करते हो ना कि आप एक तरीके से जो आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो, स्टार स्ट्रक हो जाते हो कि यार इनका एक ऑरा है। अभी जिसको ऑरा फार्मिंग बोलते हैं, एक जेनजी का वर्ड है, जैसे जाकिर भाई का हमारा ऑरा चल रहा है। हाँ, तो जेनजी का जो वर्ड है कि ऑरा फार्मिंग है, तो वो होती थी हमारे सामने कि ही यूज्ड टू डील इन लाइक लैक्स एंड करोर्स। हम बैठे हैं उनके सामने, वो सब बातें हो रही होती थी। तो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि भाई मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो हर किसी के लिए कोई ना कोई होता है, मेरे लिए वो बन गए। तो ही वाज काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर यू? यस, ओके, काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन। ओके, दैट्स ग्रेट यार। और मतलब चलो प्रैक्टिस का सोचा, तो जैसा आपने कि आपको फाउंडेशन से ही क्लैरिटी थी कि प्रैक्टिस करनी है, तो आपने क्या अपने आर्टिकलशिप की चॉइस भी उसी के हिसाब से ली? नॉट रियली। ओके। आर्टिकलशिप का क्या है ना, बैक देन इतना ज़्यादा गाइडेंस का ना माहौल था नहीं, ठीक है। आज जो करियर गाइडेंस हो रही है, अभी आई कम फ्रॉम भिवाड़ी और हमारे भिवाड़ी ब्रांच ने एक करियर गाइडेंस के लिए एक सेमिनार रखा है। तो वो जो चीज़ें आज हो रही हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट पहले नहीं हुआ करता था। राइट नाउ इंस्टीट्यूट हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल। तो किसी कज़न से, किसी भैया से मैंने पूछा, कुछ एक दो लोगों से बात करी, सब ने बोला कि मीडियोकर फर्म ज्वाइन करो। मीडियोकर फर्म में ज्वाइन करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको बेसिक्स पता लगते हैं चीज़ों के, यू गेट इन्वॉल्व इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इफ़ यू गो। मुझे ये तो, मैं आपको बता दूं कि मुझे ये तो पता था कि आपको बिग 4 करके एक टर्म होता है और आपको वहाँ जाना होता है इफ़ यू वांट गुड जॉब्स, इफ़ यू वांट गुड एक्सपोजर। इतना मुझे पता लग गया था, बट क्या सही है हमारे लिए उस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, बिकॉज वो हर बंदे का अलग होता है। जो सोल्यूशन मेरे पे काम करेगा वो आप पे शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके फैमिली सर्कमस्टेंसेस, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ और मेरी कैपेबिलिटीज़ अलग हो सकती हैं, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो उस तरीके मैंने बस वो सब चीज़ें सोची कि अगर मुझे डाइवर्स्ड अगर चाहिए, डाइवर्सिफाइड अगर एक्सपीरियंस चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा मीडियोकर फर्म में। देन आई वेंट जयपुर फॉर माई आर्टिकलशिप। वहाँ पे मैंने डाइवर्सिफाइड एक एक्सपीरियंस लिया। आई यूज टू डू GST, इनकम टैक्स, TDS, देन रजिस्ट्रेशंस, डिपार्टमेंटल जो भी हमारे काम होते थे वो सब मैं करता था, जाके ऑफिसर से मिलना वो सब मैं करता था। दैट रियली हेल्प्ड टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ इन सेटिंग अप माई प्रैक्टिस। वो अब मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन था इन कंपेरेटिव टू दोज पीपल हु डिड देयर आर्टिकलशिप इन अ पर्टिकुलर डोमेन। ओके। और जिन्होंने शायद DT या सिर्फ GST में काम कर लिया, या सिर्फ ऑडिट में काम कर लिया। अब अगर वो करना चाहे ना इस तरीके की प्रैक्टिस, तो उनके लिए ये काइंड ऑफ ट्रिकी हो जाता है। देखिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इफ़ यू हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, बट वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि आपको उन सब चीज़ों के बेसिक्स नहीं पता होते, इंट्रिकेसीज आपको नहीं पता होती कि अगर हम ये फॉर्म भरने जाएंगे तो एंड में जाके हमें क्या एक इंट्रिकेसी मिलेगी जिसके लिए हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा। अब एक TDS का एक फॉर्म फाइल कर रहे हैं, ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्म है TDS ऑन प्रॉपर्टी का, फॉर्म नंबर 26 QB। अगर आप वो फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें एक बहुत बेसिक इंट्रिकेसी है जो अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होगी तो आपका पूरा एफर्ट जीरो हो जाएगा। ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम आफ्टर एक्सपीरियंस हुए।
एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, इसीलिए हमारा आर्टिकलशिप का जो मॉडल है वो चल रहा है इतने सालों से, उसको आज तक चेंज नहीं करा गया। Okay. वो चल ही रहा है कि वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है रियल लाइफ जो हमारे केसेस होते हैं उस पर काम करने का। आप बुक्स में जो पढ़ते हैं वो दोस आर जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, इलस्ट्रेशंस, बट जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो आप रियल लाइफ एप्लीकेशन करते हो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स की, तो वो आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस देते हैं। ओके तो उसके वजह से आई वुड से कि बस इस तरीके से मैंने चूज़ किया और आज वो चीज़ मुझे हेल्प भी कर रही है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, दैट्स अमेजिंग। अब देखो जैसे आपके एंटरप्रेन्योरशिप मैं कहूँगा कि स्किल्स डेवलप हो गए थे जब आपने पापा का काम थोड़ा सा देखा, आपने फाइलिंग्स में हेल्प करी उनके सीए की, तो आपने जीएसटी फाइलिंग्स में ही हेल्प करी थी, उसके अलावा जैसे जो आईटीआर हमारा जाता है उसमें भी आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते थे? यस, उसमें भी आप इन्वॉल्व रहते थे? आईटीआर में भी, क्योंकि साल में एक बार आपका आईटीआर जाना होता था, तो वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगना स्टार्ट हो गया। और टीडीएस वगैरह भी आप देखने लग गए थे? टीडीएस का हमारा काम ऐसा नहीं था। नहीं तो था। हाँ, ओके। आईटीआर एंड जीएसटी ओनली। उसके अलावा आई यूज्ड टू बी इन्वॉल्वड इन द फाइनेंसिंग थिंग के आपको जाके सीए से सीए में डाटा बनवा के लाना है। अकाउंटिंग वगैरह आप देखते थे थोड़ी बहुत? अकाउंटिंग अकाउंटिंग वो देखते थे? सीए जो थे हमारे अच्छा। वही करते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनेंसिंग थिंग कि आपको बैंक के पास जाना है, आपको कोई फैसिलिटी लेनी है, Okay. आपको बैंक के रिलेटेड सारे काम, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, आपको कैश क्रेडिट लेना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको आपका सीए में डाटा चाहिए, वो जाना, सीए सर जो थे हमारे उनके पास जाना, प्रिपेयर करवाना, वो सब चीज़ें आई यूज्ड टू डू दैट। ओके, सो मुझे एक चीज़ और बताओ कि आप 11th में थे, तो ये सारी चीज़ें करने में आपका कितना एफर्ट जाता था? मतलब मैं कहूँगा अगर डेली बेसिस पे करते थे या वीकली करते थे या वीकेंड पे करते थे, कब करते थे और कितना आपका एफर्ट जाता था एज अ 11th क्लास स्टूडेंट जो कि अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रहा है और थोड़ा बहुत पापा के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है? कितना हेक्टिक हो जाता था ये एट टाइम्स? मेजर नहीं किया कभी। ओके, मज़ा आता था तो इसलिए मैं मेजर नहीं किया कि कितना टाइम जाता था। एनीवेज ये क्वार्टरली एक्टिविटी होती है, आपको क्वार्टर खत्म होती है, आपके पास सारे इनवॉइसेस आपके हाथ में होते हैं। आई यूज्ड टू गो टू माई फादर कि आप मुझे सारे इनवॉइसेस दे दो, मैं लूँगा एक्सेल में उन्हें रिकॉर्ड करके, और फिर वो एक्सेल फाइल मुझे पेन ड्राइव में या जीमेल पे जैसे भी है मुझे मेरे सीए के पास लेके जानी है, एंड देन आई विल गेट द चालान फाइल विद दैट। तो वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाते थे, तो कभी मेजर नहीं किया, बट स्टिल आई विल से कि मज़ा आता है, और अगर वो मज़ा आता है तो आप नहीं सोचते हो कि आपका कितना एफर्ट जा रहा है, और आज वो चीज़ शायद डबल डाउन हो पा रही है एक तरीके से, कि मज़ा तो अभी भी आ ही रहा है। राइट। सो देखो मतलब वही है कि जो आपके वर्क आवर्स थे ना स्टार्टिंग से ही आपने उनको थोड़ा सा स्ट्रेच ही किया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और वही चीज़ आपको आज हेल्प भी कर रही होगी। राइट। क्योंकि अब जैसे सीए में भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ अगर 6 घंटे हम सोते हैं तो 14 घंटे तक का हम आउटपुट निकाल सकते हैं चाहे तो। करेक्ट। तो वही चीज़ है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, पसंद आएगी हमारे व्यूअर्स को। जब आप आर्टिकलशिप करते थे, आप जयपुर रहते थे? यस। तो आपका स्टाइपेंड कितना था? स्टाइपेंड मेरा 5-6,000 था। 5-6,000 था? हाँ। ओके। तो चल जाता था काम अपने। रहने का खर्चा कितना था आपका, पीजी वगैरह का? 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार, मतलब रहने का महीने का खर्चा आप बता रहे हैं 10-12 हज़ार? करेक्ट। तो बाकी फिर पैसा आप घर से मंगवाते घर से थे? लेते थे। ठीक है। अच्छा, आर्टिकलशिप में मैंने ये भी सुना है कि जब बच्चे आईटीआर वगैरह फाइल करना सीख जाते हैं तो थोड़े बहुत क्लाइंट्स बना लेते हैं। हाँ। थोड़ा छुटपुट आईटीआर भी फाइल करने लग जाते हैं। हाँ। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली? यस। अच्छा, तो आप साइड इनकम से कितना बना पाते थे उस टाइम पे? नंबर मत पूछो यार, अरे कि यार। कितना बना पाते थे। बच्चे हमारे मोटिवेट हो जाएंगे। बट ये है कि हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि मैंने 2-3 साल आर्टिकलशिप में जो भी पैसे कमाए, हाँ। विद ऑल द साइड वर्क्स व्हिच आई डिड, मैंने वो पैसे सेव किए, एंड इन Okay. द सीए फाइनल्स आई बॉट एन आईपैड फॉर माई सेल्फ अच्छा, विद माई ओन मनी। ओके, वेरी प्राउड ऑफ दैट कि घर वालों Great. को प्रेशराइज नहीं करना पड़ा उसके लिए। एंड इफ स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी, तो आईपैड एक ऐसी, या कोई भी टैबलेट फॉर दैट मैटर, एक ऐसा डिवाइस हो सकता है आपके लिए। आपके पास फ़ोन शायद चाहे आपका थोड़ा कम फीचर्स वाला हो, बट आप एक टैबलेट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे नोट्स होंगे आजकल जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, या टीचर्स जो हैं वो फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या है ना, प्रिंट नहीं करवा सकते हो आप। हर चीज़ के लिए एक फिजिकल बुक बाय करने जाओगे तो आपका खर्चा लगेगा। रादर इन्वेस्ट इन अ गुड आईपैड, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, इन योर स्टडीज़। कि आपको किसी टीचर ने कोई मॉड्यूल या कोई रिसोर्स डॉक्यूमेंट आपका निकाला एग्जाम से 2 दिन पहले, तो आप सीधा उसको डाउनलोड करा, उसी में पढ़ा, और देन यू आर डन। तो आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं मिलेगा उस चीज़ का कि आई वांट टू बाय दिस बुक।
रिसोर्स आपको सारे मिल जाते हैं। एंड प्रिंटिंग की आपको लास्ट मोमेंट कोई हासिल नहीं होगा, आपने पहले एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वो आपके पूरे जर्नी में काम आएगा। आफ्टर CAB ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू। that's something which will help our audience a lot. अच्छा, इसके अलावा हम और डीप बातें करें आपकी प्रैक्टिस को लेकर, मैं हमारी ऑडियंस को जानना चाहूँगा आपसे, ताकि ऑडियंस को पता चल पाए, ताकि वो थोड़ा ना और कनेक्ट कर पाए। हाउ यू आर एज अ पर्सन, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है? अभी आपने बताया जैसे पापा का बिजनेस रहा है, गारमेंट्स का बिजनेस है, तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप शेयर करना चाहें, या आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, जैसे आपने बताया छोटे से स्कूल में आप शुरुआत में थे, फिर कैसे मतलब कहाँ पे आपको चैलेंजेस आए, तो 2-3 मिनट में अगर आप समराइज कर पाएँ, अपनी हॉबीज़ वगैरह बता पाएँ, जिससे लोग कनेक्ट कर पाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिचुएशन तो देखो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, हाँ, तो वो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिलेटेबल हो जाएगा। तभी CA कर रहे हैं। तभी CA कर रहे हैं, शायद MBBS नहीं कर रहे हैं। तो मिडिल और क्लास कोटा नहीं है, कोटा से वैसे ही हैं। मैं कोटा से ऊपर, कोटा नहीं है। ये कोटा में नहीं है, बट ये कोटा नहीं दोगे। तो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। देन मेरे इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आई हैड इंटरेस्ट इन क्रिकेट, आई हैड इंटरेस्ट इन क्रिएटिव राइटिंग। मैंने कुछ टाइम के लिए की, आई स्टिल राइट सर्टेन पीसेस, पोइट्रीज वगैरह, आई स्टिल राइट। दोज आर माई इंटरेस्ट। उसके अलावा मेरा इंटरेस्ट बुक में है, जो कि रीडिंग से राइटिंग, वो चलता रहता है दोनों साइड बाय साइड। दीज आर माई इंटरेस्ट। हाउ एम आई एज अ पर्सन? वेरी सब्र नहीं है मुझमें। सब्र नहीं है, इसलिए आपने जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। कह सकते हो आप। सब्र नहीं है, चीज़ें थोड़ी जल्दी करने की आदत है। लाइक तो पोर्टल नहीं चल रहा तो सब्र कैसे दिखाते हो आप? वो तो सिखा दिया ना CA ने। वो तो CA ने सिखा दिया, जो ICI का रिजल्ट का तब आप ट्वीट करते हो, मैंने ट्वीट देखे हैं आपके। तब आप TCS को टैग करके, मिनिस्ट्री को टैग करके ट्वीट करना पसंद करते हैं। हाँ, वो कर देते हैं। वो हमारा एक तरीके से जॉब है कि हम उन्हें टैग करके बताएं कि भाई तुम्हारा पोर्टल नहीं चल रहा है, राइट, ठीक कराओ इसे। राइट, तो हाँ, सब्र नहीं है, चीज़ें थोड़ी जल्दी चाहिए, चीज़ें थोड़ा जल्दी करने की आदत है। कोई साथ में होता है तो भी मेरा एक ऐसा रहता है कि इफ अ थिंग नीड्स अ टाइम ऑफ हाफ एन आवर, तो भाई तू 45 मिनट ले ले, लेकिन उससे ज़्यादा मत ले। ठीक है, ऐसा बफर दे दूंगा थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब आप काम को पूरा डिले ही कर रहे हो। तो ये आप अपना सब्र कैसे दिखाते हैं उस क्लाइंट के साथ जो आपको डेटा नहीं दे रहा है? अगेन CA सिखा देता है, आपको भी सिखा देगा कि आपको सब्र दिखाना पड़ेगा। अल्टीमेटली देखिए, हमारे प्रोफेशन में ये है कि क्लाइंट ही भगवान है, आपको क्लाइंट के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप मेरे हिसाब से, इफ़ यू आर द वन जो कि आप प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, आप अपने एंड से चीज़ों को ऑन टाइम ऑन ट्रैक रखिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। 11th को GSTR 1 फाइल होती है, 12th 13th GSTR 6 फाइल होती है, ISD। देन GSTR 2B जनरेट होती है 14th को, एवरी मंथ। हम 14th का टाइम देके 15 को सारे क्लाइंट्स को चलान्स भेज देते हैं, टैक्स पेमेंट्स के बारे में बता देते हैं कि सर इतना पेमेंट रिक्वायर्ड है। नाउ दैट इज अप टू क्लाइंट कि वो कब कर रहे हैं। आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्लाइंट कब रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे जो एक मंत्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप ही क्लाइंट को अगर 18-19 तारीख को बता रहे हो कि सर आपका ये टैक्स पेमेंट का चालान बनता है, तो वो दिक्कत देगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं बॉर्न हुआ हूँ इन सब चीज़ों के साथ। ही लेसन्स हैं जो आप विद प्रैक्टिस सीखते हो। तो आप टाइम से क्लाइंट को भेज दो, कीप ऑन पुशिंग देम, कीप ऑन सेंडिंग देम रिमाइंडर्स, एंड देन इवेंचुअली दे विल रिस्पॉन्ड। बाकी तो देखो, यू हैव टू कीप पेशेंस, यू कैन डू एनीथिंग रिगार्डिंग क्लाइंट थिंग। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो आप उन्हें कितना भी टाइम से बोल दो, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। बट ठीक है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड इसके अलावा जो आप क्लाइंट को बोलते हैं, रिमाइंडर्स भेजते हैं, तो इट्स बेटर टू हैव इट डॉक्यूमेंटेड, राइट, रादर टू कॉल देम। इट्स बेटर कि व्हाट्सएप कर दिया या ईमेल कर दिया। क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए आप? कीप एवरीथिंग डॉक्यूमेंट, राइट। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट रखेंगे तो आप क्लाइंट को आगे
उस चीज़ को मेंशन कर पाएंगे दैट कि इतनी तारीख को मैंने आपको बोला था। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। हाँ एब्सोल्युटली आप जिस भी तरीके से करना चाहें आप अपने क्लाइंट के साथ जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, आपको ईमेल पे सारी कॉन्वर्सेशन रखनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट ऑल्सो। आप कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस चला लें, आप कितना भी अच्छा अपना वर्क कल्चर या आप अपने ऑफिस के कल्चर डेवलप कर लें कि मेरे पास आउटलुक है, आई सेंड रिमाइंडर्स टू माई क्लाइंट वाया मेल ओनली, बट अगर आपका क्लाइंट ऐसा है कि वो नहीं यूज़ करता है आउटलुक या मेल पर का एक्सेस उसके पास नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको व्हाट्सएप पे इवेंचुअली आना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट रखें, हाँ दैट इज़ द बॉटम लाइन। गॉट इट। अच्छा पुनीत, मेरे को ये भी बताओ, आप जब आपने प्रैक्टिस का सोचा तो आपके साथ आपके लाइक फ्रेंड्स ग्रुप भी होता है एक, तो इट्स लाइक कि हमारी ना आदत होती है भेड़ चाल। तो क्या उन्होंने आपको देख के प्रैक्टिस का सोचा या क्या था, वो ग्रुप का माहौल क्या रहता था कि भाई प्रैक्टिस करनी है, जान लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और क्या अभी क्या कर रहे हैं सब? देखो मैं बता देता हूँ हाँ। कि सीए प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग जहाँ पे लोग भेड़चाल में नहीं आएंगे। हाँ। ठीक है, हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स ने आपके साथ सीए स्टार्ट कर दिया हो, बट मिड वे उन्होंने छोड़ दिया हो, आपके साथ भी हुआ होगा, राइट। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो भेड़चाल, लेकिन सीए प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा भेड़चाल का सिनेरियो नहीं होता है। ओके। सिंपल रीज़न मतलब, और ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं Okay. ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है कि सीए प्रैक्टिस में भेड़चाल का कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं। जैसे मेरी स्टोरी एकदम अलग आपको मिलेगी, मैंने बहुत अलग फैक्टर्स कंसिडर करके प्रैक्टिस स्टार्ट करी होगी, क्योंकि मुझे तो करनी ही थी स्टार्टिंग से, बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जब मैंने बताया मेरे दोस्तों को कि मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं कर चुका हूँ या मैंने फॉर्म डाल लिया, तो सबका अलग अलग रिएक्शन था, लेकिन सबके रिएक्शन में एक कॉमन था, भाई यू डिड इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर दैट करेज कि हम स्टार्ट कर पाएँ, बट वी आर नॉट एबल टू कि हम उतना एक स्टेबल इनकम छोड़ के और एक ऐसे जाए, सपोज कीजिए आप एक सीए बन जाते हैं, आप किसी बिग 4 में काम कर रहे हैं, 12 लाख के पैकेज में हैं, सारा कट कटा के आपके हाथ में 70-75,000 यू आर गेटिंग एज योर इन हैंड सैलरी, देन उसको छोड़ के एक ज़ीरो रेवेन्यू पे आना, देन ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, दैट्स समथिंग विच एवरीवन बिलीव। इट्स नॉट लाइक कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट ऐसा वो सोचते हैं कि शायद डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि लाइक एक बहुत कॉमन सेइंग है, मेरे टीचर बोला करते हैं कि लोग कमाई के साथ खर्चे मान लेते हैं, तो जब गरीबी से निकलते हैं ना 2500-3000 के स्टाइपेंड से, एंड सडनली यू हैव दिस 70-75,000 का इनकम, तो उनके शौक निकलते हैं फिर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आता है वहाँ पे पिक्चर में कि आप नाइकी जॉर्डन्स खरीद रहे हैं, अब आप आईफोन खरीद रहे हैं, जो शायद आप अपने पेरेंट्स को नहीं फोर्स कर सकते थे कि आपको दिलाएं, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ना, उस पैटर्न से ब्रेक करना और वापस जीरो पे आना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज़ द सोल रीज़न। अगेन इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि कोई कर नहीं सकता, कर सब लोग सकते हैं जो एक रिगरस कोर्स से निकल कर सीए बने, कर हर कोई हो सकता है। ओके, सो ये तो काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि कर सब सकते हैं, इट्स जस्ट एक माइंडसेट वैसा होना चाहिए। यार पुनीत, एक बात बताओ कि जब प्रैक्टिस करनी थी, आप इंटरेस्टेड थे स्टार्टिंग से, पता चल गया, तो क्या मतलब स्टार्टिंग में सीए करते ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, सीओपी ले ली, या फिर थोड़े टाइम रुके और कि यार पहले जॉब करता हूँ थोड़ा सा, क्या था? नहीं यार देखो, क्या है कि डायरेक्टली आपको सीए बनने के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ओपिनियन फॉर्म हुआ है। अगर पापा की प्रैक्टिस हो तो कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप को करना है तो प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम आप जॉब करो। जॉब का पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको एक वर्क एथिक डेवलप होता है आपके अंदर, जिसको हम ये कहते हैं ना कि भाई काम तो करना ही है, तबीयत खराब है तो भी करना है, कुछ भी है तो भी आपको काम तो करना ही है। थोड़ा सा मतलब लाइक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो तो मत करना। बहुत ज़्यादा खराब हो तो आपको अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बट हमको एक वर्क एथिक वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है। लाइक जाकिर भाई ऑल्सो सेज के भाई काम तो करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा, कमाना तो है ही, वो वाली एक इसमें सीन बीच में आ जाता है, वो वर्क एथिक आपका डेवलप होता है। सेकेंड थिंग है कि मेरे एक प्रोफेसर हैं डीटी के, जिन्होंने इंटरमीडिएट में उन्होंने लेक्चर में ये बात बोली थी कि आप जब सीए बन जाएंगे तो उसके बाद क्या अच्छा लगेगा पेरेंट्स से पैसे मांगना कि भाई मेरे को पैसे दे दो, आई वांट टू बाय फर्नीचर फॉर माय ऑफिस, आई वांट टू बाय इक्विपमेंट फॉर माय ऑफिस। तो करो यार, थोड़े टाइम जॉब करो, आप
आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम करना चाहते हो, कितना टाइम आप रुक सकते हो जॉब में, कितना टाइम आप अपने प्रैक्टिस वाले ड्रीम को डिले कर सकते हो, साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम आप कर सकते हो करो, कुछ पैसे जोड़ो। आई बिलीव कि एज अ CA अगर आप एक अच्छी जगह जॉब करते हो तो आप 2 साल में एक गुड इनफ अमाउंट ऑफ मनी आप सेव कर सकते हो कि आप अपना ऑफिस ओपन कर पाओ। तो वो एक बेनिफिट होता है। ये 2 चीज़ें हैं जिस वजह से मैंने सोचा कि हाँ मुझे जॉब करनी चाहिए। ओके तो पहले मैंने जॉब करी, देन आई गॉट इनटू प्रैक्टिस। तो दिस इज़ द थिंग, एंड यही मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि कुछ पैसे बचाओ अपने लिए, कुछ शौक भी पूरे कर लो अपने। ठीक है, CA बनने के बाद जो किसी ने सोचा था कि मैं एक ट्रिप मार के आऊँगा तो वो ट्रिप मार के आओ, किसी ने सोचा था कि मैं आईफोन लूँगा तो वो आईफोन लो, खुद को भी खुश करो। ठीक है, खुदकुशी मत करो। हाँ नहीं, खुदकुशी मत करो यार, एक तो कोटा वाले लोग और खुदकुशी की बातें। तो हाँ, तो मेन वही है कि आप अपने शौक पूरे करो जो आपने CA की पढ़ाई के दौरान आपने सोचे होंगे ताकि वो फील आए CA वाली। हाँ वो फील आए, ताकि आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर पाओ। आपने एक डिग्री अर्न करी है जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योर मेरिट पे आप वो डिग्री अर्न कर रहे हो। तो इन्वेस्ट और मे बी स्पेंड सम मनी ऑन योरसेल्फ एज वेल। साइड बाय साइड कुछ पैसे सेव करो, अपना मनी मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करो और कुछ पैसे सेव करके बाद में प्रैक्टिस करके यूज़ कर सकते हो। और पुनीत, मैं ये कहूँगा, जैसे आपने कहा कि मतलब आपको एक फैकल्टी ने कहा कि घर से पैसे लेना अच्छा लगेगा क्या, मतलब मैं कहूँगा कि जैसे आपने स्टार्टिंग में कह दिया था कि अप टू यू। तो मतलब अगर आपको लगता है कि योर फैमिली इज़ वेल्दी इनफ और आप स्टार्टिंग से लेते आए हो, मतलब सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चा होता है कि 18 के बाद ही उसको पसंद नहीं होता कि मैं पैसे लूँ घर से, ठीक है। कोई होता है आर्टिकलशिप के बाद ही मेरे को अब नहीं लेना पैसे घर से। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आर्टिकलशिप के टाइम पे भी आपने लिए हैं पैसे और बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं रहा घर वालों का, तो अगर आप सिंसियर हो, सेंसिबल हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो आप उस टाइम पे आफ्टर जस्ट बिकमिंग CA भी मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस की फाउंडेशन रख सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू कि आप जॉब करके इकट्ठा करो सारा फंड। मतलब डिपेंड्स, जैसे आपने स्टार्टिंग में कह ही दिया। करेक्ट, इट डिपेंड्स, केस टू केस वेरी करेगा। बट मतलब मेरा इस चीज़ को लेके इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इसलिए है कि जब आप अपने खुद के 2 साल जॉब करके जब आप लगाओगे ना वो पैसे, तो पहले तो आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा, दूसरा आपके पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस आएगा दैट माई चाइल्ड इज टेकिंग अ बेट ऑन हिमसेल्फ। राइट, 2 साल जॉब करी, ठीक है, उसने 2 साल जॉब करी, जो भी पैसे कमाए सारे प्रैक्टिस में डाल दिए, कुछ पोर्शन ऑफ इट उसने जो है प्रैक्टिस में डाल दिया, दैट ही इज टेकिंग अ बेट ऑन हिमसेल्फ दैट ही विल मेक इट बिग, ही विल मेक हिज ओन ब्रेन चाइल्ड बिग। तो वो भी एक चीज़ है। बाकी अगेन हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, हर फैमिली का अलग सिनेरियो हो सकता है। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं तो व्हाई नॉट, आप कर सकते हो डे वन से स्टार्ट। राइट, और अगर विरासत में प्रैक्टिस मिली है तो भी कर सकते हैं। मतलब गलत नहीं है यार, मतलब हाँ नहीं, मैं इसको कट नहीं करूंगा, मतलब गलत नहीं है। अगर मेरे पापा की प्रैक्टिस होती तो मैं करूंगा ना प्रैक्टिस। करते हैं। अगर मेरा कोई खास फ्रेंड है तो मैं उसको पार्टनर भी बना लूंगा शायद। करेक्ट। तो इट्स टोटली मतलब आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है वो उसको प्रेफरेंस मिली है, भगवान ने चाहा उसको मिले, प्रेफरेंस तो मिली, भगवान ने आपकी किस्मत में मेहनत लिखी है तो आप वो करोगे। राइट, योर पेरेंट्स हैज अर्नड दैट मनी फॉर यू। राइट, और ऐसा नहीं कि जिसको विरासत में प्रैक्टिस मिली हो तो वो मेहनत नहीं करेगा, उसको शायद हो सकता है आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उसके पास स्टार्टिंग से ही क्लाइंट है। आप धीरे धीरे वो पेस बिल्ड कर लो एंड दिस पर्सन हैज गॉट लाइक द बर्डन ऑफ द क्लाइंटेल कि अब कैसे मैं तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। आई एम अ क्रिकेट पगलू, तो सचिन तेंदुलकर को उतना नहीं सोचना पड़ा अपनी इमेज के बारे में व्हाइल ही वाज इन हिज प्राइम, या फिर जब वो स्टार्ट आउट कर रहे थे। अर्जुन तेंदुलकर को ज्यादा सोचना पड़ रहा है बिकॉज ही इज द सन ऑफ ग्रेट सचिन तेंदुलकर। वो लेगेसी साथ में है, वो नाम साथ में है, उनके कंधों पे उस चीज़ का बर्डन है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो उनके लिए इजी होता है। हमने जैसे कि पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे लोग हैं मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं। CA एक ऐसा कोर्स है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज इन इंडिया। तो बहुत एक बड़ा सेक्शन है इंडिया का जो करता है CA को, जिनके पास एक फैक्टर ये भी होता है, कोई शायद ना पब्लिकली आके इस बात को एडमिट करे कि बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, इसलिए शायद हमने किया कि MBA में आपकी अच्छी खासी फीस हो जाती है BCom के बाद, लेकिन CA में उतना खर्चा नहीं है, क्लासेस बहुत रीजनेबल रेट पे हैं, मटेरियल हर जगह अवेलेबल है। तो वो है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बात बोली है कि आप अगर उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हैं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी तो देखो जो सिनेरियो हर्ष ने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं वो तो देखो हर प्रोफेशन में आपको मिल जाएंगे। कि देखो हर बंदा जो इस डिग्री को अर्न करता है वो प्योरली मेरिट पे करता है, कोई रिजर्वेशन नहीं, पेपर लीक्स होते नहीं, पेपर लीक्स होते नहीं, डिग्री आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो आप प्योरली मेरिट पे आ रहे हो। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट
जो इंडिया में क्वालिफाई हुआ है डिजर्व्स इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। राइट, अब आप क्लाइंटेल का बता रहे थे। हाँ जी। हाँ जी, देखो बिफोर कमिंग टू क्लाइंटल आई नीड टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट सीए प्रैक्टिस। ठीक है, कि सीए प्रैक्टिस दो तरीके की होती है। आई विल पुट सीए प्रैक्टिस इनटू टू बकेट्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, देन अदर इज नीश प्रैक्टिस। नीश प्रैक्टिस हो गई, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बोल दूँ ईएसजी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट या ओवरसीज अकाउंटिंग, आप उस तरफ कहीं ना कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि मैं सिर्फ यही वाला काम करता हूँ। देन देयर इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जहाँ पे आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, जो हम जनरल काम सुनते हैं, अकाउंटिंग, ये काम जो सीएस कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट्स। ठीक है, अब क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना आपको ट्रेडिशनल से निकल के नीश में आना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। राइट, ठीक है, कि आपको उस जगह पे आना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप पार्टनरशिप फर्म में है या प्रोप्राइटरशिप फर्म में है। ठीक है, बट जो आपका ऑफिस के मेन एक्सपेंसेस होंगे या जो ऑफिस का फाउंडेशन, आपके प्रैक्टिस का जो फाउंडेशन बनेगा, वो बनेगा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ठीक है, आप ट्रेडिशनल से ही काम स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिशनल में क्लाइंट लेकर आएंगे, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जाके नीश में आप माइग्रेट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए कि अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जिसको 4 साल हो गए क्वालिफाइड हुए, आई वॉज डूइंग अ जॉब इन बिग फोर, आई हैव कनेक्शंस, बट कोई भी, और नाउ सडनली आई हैव लेफ्ट माई जॉब एंड आई वांट टू डू माई प्रैक्टिस इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट। ठीक है, एकदम से कोई क्यों मेरा क्लाइंट बनेगा? राइट, कोई मुझे क्यों काम देगा? मेरे पास कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं उस एक्सपीरियंस से निकल के आ रहा हूँ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिलेटेबल शायद नहीं होगा। ठीक है, एक अगर अपन मासेस की बात करेंगे तो मासेस कहाँ हैं अभी? अगर हम बिग फोर्स की बात करेंगे तो वो उनका डिपार्टमेंट सेट है, और अगर हम छोटी फर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो जनरल काम कर रहे हैं, तो वो जब वहाँ से निकल के अपनी प्रैक्टिस खोलते हैं तो एकदम से क्लाइंट लाना डिफिकल्ट हो जाता है नीश में। सो यू गो एंड एक्सप्लोर द मार्केट। कौन है आपके पास? आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके कनेक्शंस हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू बिल्ड योर कनेक्शन। जब कनेक्शन सर्कल है, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। सिर्फ दोस्तों से, रिश्तेदारों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रिश्तेदारों के कामों में अलग तरीके की प्रॉब्लम है, दोस्तों में अलग तरीके की प्रॉब्लम है, जो हर एक प्रैक्टिसिंग सी है जिस पे रिलेट करेगा। ठीक है, कि दोस्तों से भाई तू मेरे से भी पैसे लेगा क्या यार, रिश्तेदारों में बेटा मेरे से भी पैसे लोगे क्या यार, तो वो प्रॉब्लम है। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। कैसे जाओगे? मतलब पैसे ही देने हैं तो उनके पास एक माइंडसेट होता है कि जिससे करवाते आ रहे हैं उसी से करवा लेंगे, फिर वो माइग्रेट नहीं करेंगे। देन जो हम बात कर रहे हैं, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। अब वो करने के लिए या तो आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो या आप इन लोगों के थ्रू जा सकते हो। अब वो अगेन केस टू केस डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के बैकग्राउंड से हैं। अगर आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे आपकी फैमिली के इतने बड़े कनेक्शंस नहीं हैं जो आपको इस तरीके के मार्केट में सेटअप कर पाएँ, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स के इतने अच्छे कनेक्शंस हैं तो दे विल हेल्प यू, दैट इज़ गिवन। अब कनेक्टिंग, नेटवर्किंग और कनेक्शंस पे मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, विच इज़ के डू नॉट गो फॉर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग। ओके, ये मैं आज आपको एक टेक अवे दे रहा हूँ, थोड़ा ट्राई कीजिए कि आप इसको फॉलो कीजिए। कि आप सपोज़ कीजिए आप एक बैंक के मैनेजर हैं, मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपसे काम लेना चाहता हूँ। मैं आते ही आपसे बोलूँगा कि सर आप मुझे काम दे दीजिए, मैं सीए हूँ, मैंने अभी अपना ऑफिस डाला है। उस बैंक मैनेजर का क्या इंटरेस्ट है आप में कि वो आपको काम देगा? नथिंग। इवन इफ आप किसी कनेक्शन के थ्रू उसके पास गए हैं, वो आपको बोलेगा ज़रूर कि हाँ सर बिल्कुल काम देंगे, बट ऐसे काम नहीं आता। पहले ही मीटिंग में अगर आप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स की बातें कर रहे हैं तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। यू हैव टू बिल्ड ऑर्गेनिक रिलेशनशिप्स। पहले ही मीटिंग में काम की, पैसों की बातें मत कीजिए। ठीक है, आप वो चीज़ें सामने वाले के आगे रखिए जिससे उसका फ़ायदा है। अभी सपोज कीजिए आपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे जब बोला तो मेरा कुछ इंटरेस्ट था तभी मैंने हाँ करा ना। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होता तो व्हाई वुड आई टेक टाइम आउट ऑफ माय शेड्यूल एंड कम हियर दिल्ली कि मैं चलो शूट कर लेता। ठीक है, तो कुछ आपको सामने वाले के बेनिफिट की बात करनी पड़ेगी। अब आप क्या सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हो उसमें डिपेंड करता है। आप किसी बैंक मैनेजर के पास जा रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट है जिसको कोई फैसिलिटी चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, आपने रेफरेंस दे दिया, ठीक है, वो बदले में आपको रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंसिंग का गेम है सर। ठीक है, आप इस तरीके से इस चीज़ को समझिए। आपको सामने वाले के बेनिफिट की बात करनी है, चाहे आप किसी भी टेबल पे बैठे हो। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द बैंक मैनेजर, दिस इज अबाउट एवरीवन। आप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हैं, आप बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, आप एक छोटे से दुकानदार से मिल रहे हैं। आप ट्राई कीजिए, छोटे से दुकानदार के पास जाइए और उनको बोलिए अंकल जीएसटी ले लो, बेनिफिट होगा।
क्या बेनिफिट होगा अपार्ट फ्रॉम योर रिटेनरशिप? क्या आप उससे महीने के 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी आपके एरिया में एक फिक्स मार्केट का चार्ज है कि आप उनसे GST फाइलिंग करेंगे, वो आपका बेनिफिट होगा। उनका क्या होगा? उनके लिए तो खर्चा बढ़ गया ना। राइट। क्या बेनिफिट आप उनको देंगे, वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू विल गेट क्लाइंट्स। ठीक है, जब आप वो बेनिफिट एड्रेस करेंगे, दो तरीके के ही क्लाइंट्स आएंगे आपके पास मोस्ट लाइकली। पहला, या अगर आपके पास क्लाइंट सामने से चल के आ रहा है तो उसको पता है कि उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, फिर आपको उस एरिया में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो काम आपके पास आएगा कुछ टाइम बाद, जब आप पहले एरिया में मेहनत कर जब आप पहले एरिया में मेहनत कर लोगे। सब मैंने आज एक बैंक मैनेजर से मीटिंग करी, मैं उनसे मिला, मैंने उनको फायदे बताए, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई डू। काम नहीं मांगा, अपना कोर कॉम्पिटेंसी बता दी। हमेशा अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बताइए। दिस इज द सेकंड थिंग, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बताइए कि आप वो क्या चीज़ ऑफर करेंगे जो शायद बाकी लोग नहीं ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे इस पॉडकास्ट के, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत यंग CAs होंगे। एवरीवन कैन हैव देयर ओन, 2 भी CAs होंगे। एवरीवन कैन हैव देयर ओन कोर कॉम्पिटेंसीज। इट इज़ नॉट लाइक कि जो चीज़ आप दे रहे हो वही चीज़ मैं दे रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं होगा। चीज़ें सिमिलर होंगी, अल्टीमेटली हम सर्विस तो देखो सेम ही दे रहे हैं, बट उसमें बियॉन्ड हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, हमारी सर्विस के बियॉन्ड हम क्या हमारे क्लाइंट को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। यू हैव टू रियली थिंक अबाउट योर एथिक्स एज वेल। जैसे हमारे एथिक्स में है कि हम शेयरिंग नहीं कर सकते प्रॉफिट्स की अदर देन CAs, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू आर इनटू प्रैक्टिस। बट बियॉन्ड दैट, गो फॉर ऑर्गेनिक नेटवर्किंग, डू नॉट गो फॉर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स एट वेरी फर्स्ट लेवल एंड प्रमोट योर कोर कॉम्पिटेंसी। दिस आर द 3 थिंग्स। यहाँ से धीरे धीरे आपका क्लाइंट बनेगा। आप सोचो मैंने आज ऑफिस डाला, कल मेरे पास भीड़ लग जाएगी, नहीं होगा। एक टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप पूछिए जो मार्केट में बैठा है, हर किसी का एक आंसर होगा कि बेटा CA प्रैक्टिस जमाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। यू हैव टू कीप दैट पेशेंस। ICAI ने आपको सिखाया है 39 पे फेल करके 59 पे एग्जाम्शन ना देकर, ठीक है, नॉट इंटेंशनली बट समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि 39-59 वाला गेम आपने देखा है। तो पेशेंस आप रखिए, 2-3 साल का टाइम जो आपको पता है जब आप आ ही रहे हैं इसमें, तो वो टाइम दीजिए एंड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और करने से हो जाता है। किसी ने किया है और हमको बताया है कि हो जाता है तो हो जाएगा, आप करते रहिए। मैंने करके देख लिया, मैंने करके देख लिया है तो हाँ, तो मैंने करके देख लिया है, हो जाता है, वो वाली चीज़ है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। नेटवर्किंग में एक जो एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे दूंगा वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करूँगा। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट मेरे साथ ही प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। उनके साथ एक इंसिडेंट है कि वो कुछ लोगों से मिलने गए, उन्होंने 3-4 लोगों से मीटिंग करी, फिर उसके बाद जब काम नहीं बना तो ही वाज काइंड ऑफ अपसेट कि यार काम नहीं आ रहा। एंड आई वाज परप्लेक्स्ड ऑफ द फैक्ट दैट कि वो 3-4 लोगों से मिलके ये बात बोल रहा है। भाई मैं डेली बेसिस पे 5 लोगों से मिलता हूँ। अब अगर आप एक हफ्ते में 3-4 लोगों से मिले हो तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। 7 times of what he did। हाँ, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उससे सुपीरियर हूँ। एफर्ट की बात कर रहा हूँ। दैट वाज नॉट माय पॉइंट। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उतना एफर्ट मार के भी काम नहीं आ रहा, बट स्टिल यू आर लाइक मेंटेनिंग योर पेशेंस। करेक्ट, मैं वो उसी पे you do what is in your control, as I said earlier, control your controllables। Right। ठीक है, आप अपना काम करो, आप अपने आप को मार्केट करते रहो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करो। अगर आप अपने एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हो तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, यू हैव टू मेक अमेंड्स एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। यही है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई इसका हैक नहीं है। मैं रील्स पे बनाना स्टार्ट कर दूँ कि देयर आर द 3 हैक्स जिनसे आपको टू गेट सक्सेसफुल इन प्रैक्टिस या टू गेट क्लाइंट्स नहीं आएंगे भाई। ठीक है, एवरीथिंग इज बुकिश। उनसे कुछ नहीं होता है। यू हैव टू फर्स्ट नेटवर्क, देन एक्वायर। जब आप एक्वायर करोगे तो उसके बाद आपको डिलीवर करने पड़ेंगे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ेंगे अपने क्लाइंट को। आप उनको जब अच्छे, देखो कमियां होती हैं हर किसी में, गलतियां भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके अलावा जब आप उनको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहे हो, जो बेनिफिट आपने उनको प्रॉमिस किए थे, अगर आप वो टाइमली उन्हें दिलवा पा रहे हो ना, देन आपको ये लगा लीजिए कि वो आगे आपको रेफरेंस देना स्टार्ट करेंगे और 1 से 2 से 4 का सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बंदे से मिले, दैट पर्सन विल टेल 2 more people about you and those 2 people will tell 4 more people about you। तो वो सर्कल फिर बनने में टाइम लगता है।
तो टाइम आपको देना पड़ेगा और अपना एफर्ट करना पड़ेगा। मेजरली नेटवर्किंग से ही क्लाइंट आते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बॉटम लाइन बोले तो सिर्फ नेटवर्किंग से आएंगे। अगर आपका पहले इस चीज़ में बैकग्राउंड नहीं है तो जो चीज़ें हमने एड्रेस करी इस पॉडकास्ट में कि आपको फादर की फर्म है या एंसेस्ट्रल फर्म है, तो उस केस में सिनेरियोज डिफरेंट होंगे। आप अपना खुद से बिल्ड करना चाह रहे हैं, नेटवर्क से ही आएंगे। इसमें दो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन नेटवर्किंग, दोनों कीजिए। रास्ता कोई मत छोड़िए, ठीक है। जहाँ से आपको मिल रहा है किसी से बात करने का कुछ आप लाइक अगर वेज बताना चाहें नेटवर्किंग के लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकलशिप में कुछ लोगों का नेटवर्क बन जाता है, कुछ लोगों का नहीं बनता, तो मतलब क्या क्या ऐसे मेथडोलॉजी है विच यू आर फॉलोइंग, और क्या क्या वेज हैं विच यू हैव फाउंड आउट कि ये अच्छे तरीके हैं टू नेटवर्क, टू गेट वर्क, सो वो आप बता पाएँ। एक तो मैंने बता दिया, ट्रांजैक्शनल मत होइए पहली मीटिंग में। सेकंड इज अटेंड नॉन सीए इवेंट्स आल्सो। ओके, ये आई गेस किसी कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, तो वहाँ पे जो स्पीकर थे उन्होंने ये बात बोली थी, और ये मैं खुद भी करता आ रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो सीए लोगों के लिए नहीं थी, राइट, ठीक है। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली गई थी कि आप नॉन सीए इवेंट्स भी अटेंड कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप अपनी फ्रेटर्निटी के बियॉन्ड जाते हैं। एक बहुत बेसिक एग्जांपल, आप एक कॉन्फ्रेंस में गए जहाँ पे 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, सो नो वन विल लाइक कम टू यू। हाँ, वो एस्टैब्लिश्ड हैं या एस्टैब्लिशिंग हैं या जो भी है, आप उनसे काम मांगने जाएंगे, भाई वो खुद काम ढूंढ रहे हैं। और इवन इफ दे डू, मतलब थोड़ा एक होता है कि बहुत सारे लोग हैं मांगने वाले काम, सो उस पर्टिकुलर इवेंट में दे माइट नॉट बी इवन एबल टू रिकॉल योर नेम। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि द थिंग इज कि वो खुद भी तो काम ढूंढ रहे हैं ना, भूख खत्म थोड़ी होती है, राइट। अगर वो एस्टैब्लिश्ड हैं तो भी दे आर स्टिल ट्राइंग टू ग्रो, गेट मोर वर्क, स्टिल ट्राइंग टू गेट मोर वर्क, तो वो भी काम ढूंढ रहे हैं। तो आप उसी नेटवर्क में अगर घूमते रहेंगे तो किधर से काम आएगा, स्टार्ट पुश मिलेगा। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपको मिलेंगे, राइट। अगर एक कोई सीए है जो चेन्नई में है, अगर आपके उनसे कनेक्शंस हैं, अब वो चेन्नई का सीए है और राजस्थान में ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है, वो वहां से अपनी टीम को भेजेगा यहाँ पे ऑडिट करने के लिए। और रादर देन अगर आप दिल्ली में हो या आप राजस्थान में हो, आप जिस कॉस्ट पे ऑडिट करके आओगे उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा, ठीक है, क्लाइंट पर्सपेक्टिव से एंड सीए पर्सपेक्टिव से। इस तरीके के काम आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन देयर इज अ लिमिट, राइट। गो बियॉन्ड सीए कॉन्फ्रेंसेस, सीए इवेंट्स, वहाँ जाके भी आपको काम मिलेगा। दिस इज वन थिंग, राइट। अच्छा, सो लाइक काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो गया, हाँ, नेटवर्किंग के अराउंड, क्लाइंटेल के अराउंड, कैसे बिल्ड करना है, कैसे पेशेंस मेंटेन रखना है। जब जॉब छोड़ने का ख्याल आया था, ठीक है, आपने 6 मंथ्स का अपना इमरजेंसी फंड वो सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी होता है ना, गट्स चाहिए होते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, पुश चाहिए होता है, बिलीव चाहिए होता है। हाँ, घर वालों से वो बोलना है, या उनको पता भी हो सकता है आपके केस में, क्योंकि आप शुरुआत से ही क्लियर थे। हाँ। तो वो चीज़ें क्या उस टाइम पे चल रहा होता है दिमाग में, और कैसे खुद को मनाना होता है? अगेन वन स्मॉल एनेक्डोट, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, करण मंगला, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उसने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे मेरे लिए, दैट यू नीड बॉल्स ऑफ स्टील टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस फ्रॉम स्क्रैच करके। एक आपकी स्टोरी याद आ गई मुझे जो आपने लगाई थी कि यू आर डूइंग इनफ, बट आर यू डूइंग इनफ? नो ऐसे था। हाँ, हाँ, इसका था यू आर डूइंग बट आर यू डूइंग इनफ करके कुछ। एग्जैक्टली, वो दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। आई एम लाइक कि यार एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कि यू आर डूइंग गुड बट आर यू डूइंग इनफ, आई गेस। एग्जैक्टली दैट लाइक रियली हिट मी हार्ड। हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, माय फ्रेंड, उन्होंने स्टोरी लगाई थी, ये मैंने आपको बताया, तो गट्स चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी बोला, एक अर्निंग फिक्स पैसा आपके अमाउंट में क्रेडिट हो रहा है हर मंथ को, 30th को, 1st को, आप उसको छोड़ के जीरो रेवेन्यू पे आ रहे हो और स्क्रैच से बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव लाइक नो बैकग्राउंड, और आप फिर करना चाह रहे हो, तो गट्स तो चाहिए। बट हाँ, हो जाता है, आप करो। घर वालों की जो बात है वो ये है कि उनको पता था। What inspired me more about leaving my job is a very funny anecdote, मैंने कुछ लोगों को बताया, and they really say भाई क्या stupid बात है, but मैंने मेरे फादर को कॉल करके बताया that I'm resigning, and he was like जॉब ढूंढ ली दूसरी। हाँ, okay. So I said कि नहीं, तो क्या करना है? पहले ढूंढ लेता, फिर कर लेता रिजाइन, तो थोड़ा सा बना रहता हिसाब किताब।
लाइक नहीं करना है, ठीक है। तो जब उन्होंने वो बोला, जब उनकी जो टोन मुझे लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये फील हुआ कि यार मेरी सैलरी की ना मुझसे ज़्यादा इनको आदत हो गई। ऑनेस्टली ही वॉज नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम मी। मेरे पैसे मेरे ही पास रहते थे। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं ऐसे इस तरीके का पोर्ट्रे नहीं करना चाह रहा कि वो मुझसे पैसे लिया करते थे। मेरे पैसे मेरे ही पास रहते थे, सब मेरे पास ही था। बट उन्हें एक आदत लग गई थी कि बच्चा स्टेबल जॉब पे है, नाउ दे कैन कंटिन्यू विद द फर्दर स्टेप्स, यू नो, द इंडियन सोसाइटी के अब आप स्टेबल रहो। हाँ, स्टेबिलिटी का जो एक है ना हमारे इंडिया में कि आप स्टेबल रहो, स्टीरियोटाइप्स। हाँ, रिस्क मत लो, स्टेबल रहो। तो वो उनको होने लगा था। तो जब वो होने लगा तो मुझे लगा यार अब तो छोड़नी है। इससे पहले मुझसे ज़्यादा इन्हें आदत लग जाए, डिपेंडेंसी हो ठीक है, तो अब तो छोड़नी है। तो फिर छोड़ी, स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू वंस फॉर सम टाइम कि शायद कुछ गलत तो नहीं कर दिया। थोड़े टाइम के लिए डाउट था, कुछ नहीं ढूंढी। कितने टाइम चला ये डाउट? महीनों, कितने महीने? नोटिस पीरियड तक, नोटिस पीरियड तक 3 महीने तक चला। 3 महीने। कैसे, मतलब कैसे खुद को मोटिवेट करते थे कि हाँ सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ? व्हाट वर द थॉट्स, कोट्स कि डाउट आ रहा है और मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस यार देखो हो गया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, खुद पे ही कॉन्फिडेंस था कि कर रहा हूँ और कर लूँगा, ठीक है। कोई ऐसा बेनिफिटिंग फैक्टर नहीं था। कुछ दोस्त हैं जो आपको पुश करते हैं, कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको पुश करते हैं कि कर लो, हो जाएगा। आपके खुद के कॉन्फिडेंस के बियॉन्ड जब वो आपको पुश करते हैं ना, वो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ लोग होते हैं। तो थैंक्स टू देम एज वेल, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा। देन डाउट उसके बाद जब बस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद तो फिर कोई डाउट है नहीं। देखो तब तक था कि आई रिमेंबर अगस्त मिड में मेरी फॉर्म रजिस्टर हुई थी, ठीक है। तो उस तब तक डाउट था। जब हो गया ना फिर तो लगा लो कि हो गया। आई गॉट अ फ्यू कॉल्स ऑनेस्टली फ्रॉम अ फ्यू कंपनीज। उसके बाद इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, जॉब है आ जाओ। वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम हियर कि एक है, वहाँ से भी कॉल आया था। और कुछ दिल्ली की फॉर्म्स थी, सीए फॉर्म्स थी, वहाँ से भी कॉल आया था। मैंने नहीं रिस्पॉन्ड किया कि भाई अब तो कर दिया है, और जब आगे बढ़े हैं तो पीछे आने के लिए तो नहीं बढ़े, तो अब तो यही करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करी। देन आई गॉट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। और प्रोजेक्ट था मेरा दिल्ली कनॉट प्लेस में, वेयर आई मेट योर होस्ट सीए हर्ष गुप्ता। एक पब्लिक सेक्टर PSU बैंक है, वहाँ पर आई वॉज एंगेज्ड फॉर सर्टेन टाइम। तो वहाँ से कुछ टाइम निकल गया, फ्लो में आ गया मैं कि हाँ ठीक है अब वो जॉब नहीं है, अब नाउ आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। अब जॉब वाला हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद मैंने कनेक्शंस स्टार्ट किए थे मैंने दिसंबर में। इफ़ यू रिमेंबर 30 नवंबर को मेरा लास्ट डे था, मेरा फेयरवेल हुआ। देन दिसंबर से मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की अच्छे से। दिसंबर से नाउ वी आर इन व्हाट जून में हम शूट कर रहे हैं, तो तब से नेटवर्किंग ही चल रही है सर, ठीक है। गेटिंग लीड्स, गेटिंग क्लाइंट्स चलता रहता है, पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है। तो हाँ, डाउट कभी नहीं आया, एंड अभी ग्रेटफुल। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो अगस्त 2025 में प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 10 महीने हम कह सकते हैं, यस राइट। अब एक टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि अगस्त 2025 में फॉर्म रजिस्टर हो गया। फॉर्म रजिस्टर की थी, प्रैक्टिस तो मेरे LWD के बाद ही स्टार्ट हो गई। अच्छा। सो अब एक टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, जब जॉब करते थे वर्सेस जब प्रैक्टिस में आए, आई वॉज वेटिंग या फॉर दिस। अभी तक जो प्रैक्टिस कर रहे हो, so how much you are able to make, and if it has started setting off what you had been earning in job, और like क्या आप जो जॉब में कमाते थे वो सेट ऑफ होने लगा है, या still struggling, figuring out, have belief, what is the scenario? स्ट्रगलिंग तो नहीं है। अच्छा ठीक है, वो हटा दो। ठीक है, बिलीफ हाँ पूरा है। ठीक है। अभी मेरे रिलेटिव ने मुझसे पूछा कि क्या सैलरी वाला पोर्शन आना स्टार्ट हो गया है, तो मेरा आंसर तब भी यही था कि नहीं। हाँ ठीक है। हमारे फ्रेटर्निटी के साथ एक ये चीज़ अच्छी है कि वी गेट डिसेंट स्टार्टिंग पैकेजेस, ठीक है। 10-12 लाख का आपका स्टार्टिंग पैकेज, अगर आप उसको मंथली डिवाइड करो, 60-70 हज़ार अगर आपके हाथ में आ रहा है स्टार्टिंग पैकेजेस में, अगर आपके हाथ में आ रहा है, और उतना ही प्रैक्टिस से निकालना इट इज़ डिफ़िकल्ट।
ठीक है, बट मैंने एक टारगेट लिया था कि जिस दिन मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है तो वहाँ से लेकर 6 महीने में आई विल मेक दैट पर्टिकुलर सम। तो बाय गॉड्स ग्रेस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, वो टारगेट मैंने अचीव कहीं ना कहीं कर लिया था। ओके, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली बट 90% आई वॉज क्लोज टू दैट टारगेट। जो टारगेट दिमाग में था 90% मैंने उसको अचीव कर कि लिया। जॉब छोड़ने के बाद इतना मेरे को चाहिए हाँ, टू मेंटेन अ ठीक ठाक नो खर्चे वर्चे अपने। नहीं। अच्छा, जॉब छोड़ने के बाद, प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद आई हैड अ टारगेट कि मैं इतना रेवेन्यू करूंगा आफ्टर 6 मंथ्स। ओके, उसका 90% मैंने अचीव कर। अच्छा, सो वो टारगेट मतलब क्या टारगेट हो सकता है? जस्ट एक रफ नंबर कि मेरे खर्चे वर्चे मैनेज हो जाए, थोड़ा बहुत शौक पूरे हो जाए, क्या टारगेट? जस्ट खर्चे, EMIs और व्हाट? ओके, तो वो टारगेट को अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैंने उसको एक बॉल पार्क फिगर लिया था, वो मेरे सैलरी से कनेक्टेड नहीं था। बट अगर आप वहीं जाना चाह रहे हो तो मैं आपको एक फिगर बता देता हूँ। आप ऐसा सपोज कीजिए कि अगर मेरी सैलरी, मेरा इन हैंड सैलरी अगर 1 लाख रुपए होती मेरी फर्स्ट जॉब से, तो आई वॉज मेकिंग समवेयर अराउंड 50% of it. Okay. After 6 months. Okay, so that is what the target you had set, Yes. and you were able to achieve it 90%. Yes. Achieve 90% of the target. ठीक है, great. अब उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह, इक्विपमेंट, क्योंकि वहाँ से जो पैसा आया वो टारगेट मेरा अचीव हुआ 6 मंथ्स में। अब आप ऐसा मत देख लो कि फर्स्ट डे से उतना आ रहा था, नहीं, मेरा टारगेट उस दिन 6 महीने के अंदर अंदर मैंने अचीव कर लिया था। राइट, उस दिन के बाद से मेरा वो रेवेन्यू, एग्जैक्टली उस दिन के बाद से मेरा वो रेवेन्यू फिक्स हो गया था। उससे पहले भले ही नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद मेरा वो रेवेन्यू फिक्स हो गया था। जो मेरा टारगेट था 6 मंथ्स का, वो करने के बाद आई स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग मनी बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट ऑफिस। ठीक है, फेब में मैंने ऑफिस डाला। ठीक है, फेब 23 को मैंने मेरा ऑफिस इनॉग्रेट किया, एक अच्छा खासा। फेब 23 2026 करेक्ट, फेब 23 2026 को मैंने मेरा ऑफिस इनॉग्रेट किया। उसमें जो मैंने पैसे पिछले कुछ टाइम में कमाए थे, जो कुछ बचाए थे, तो अब से ये दिमाग है भाई, देखो आप इन्वेस्ट भी करते हो बहुत जगह, तो कुछ पैसे इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स में भी थे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि मतलब जो आपने पैसे बचाए, 6 मंथ्स का फंड अपना रोका, या प्रैक्टिस के लिए एस्टैब्लिश करने के जो आपने पैसे बचाए, तो किस पर्टिकुलर सेक्टर में आपने, सेक्टर असेट क्लास में आपने वो पैसे डाले? क्योंकि आपको लिक्विडिटी भी चाहिए। हाँ, सो कैसे आपने डिवाइड करा उस सेविंग्स को? देखो आप कर नहीं सकते हो ना, आप समझो मेरी बात। यू डोंट नो हाउ मच फंड यू विल नीड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, बट लाइक अब मैं इतना आपको बोल देता परसेंटेज हूँ। FD में, इतना SIPs में, कैसे करोगे? राइट, एफडी में कैसे करोगे? आपने एफडी कर दी, 6 महीने में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको? Nothing. ठीक है, 4%. आपको पैसा ज़्यादा चाहिए हो सकता है। मुझे याद है, मैं नवंबर में मेरा असाइनमेंट खत्म करने के बाद, बहुत क्लियरली याद है, असाइनमेंट खत्म करा, 1 या 2 दिसंबर को शायद मेरी फ्लाइट थी। आई वाज फ्लाइंग बैंगलोर फॉर सम नेटवर्किंग थिंग। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा सम लगा मेरा। तो इस तरीके से आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मैंने मेरे एक रिलेटिव से इस चीज़ के लिए, हु हैपन टू बी माई मेंटर ऑल्सो, जिनसे मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे मैंने इस चीज़ के लिए गाइडेंस लिया कि मुझे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। वो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे बोला, भाई अभी तो पैसों की जरूरत तेरे हाथ में, तो कहीं इन्वेस्ट कर देगा स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देगा, वो पैसे फंस जाएंगे। यू डोंट नो वेयर द मार्केट इज गोइंग। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। फेब के बाद तो जो हाल हुआ है भाई मार्केट का, अगर मैंने लगाए होते तो हाँ, आई डिडंट नो कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा था, क्या लड़बाज चल रहा है मार्केट में। तो जब ये सब चीज़ आप करते हो ना, डू नॉट गो फॉर इन्वेस्टमेंट। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ एंड योर प्रैक्टिस। आपको पैसों की ज़रूरत होगी, आपको ट्रैवल करना होगा। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह के अपने क्लाइंट, आप यू लिव इन दिल्ली, आप ऊबर करके एक जगह से दूसरी जगह मिलने जा रहे हो, यू आर अ CA, यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल। आप ऑटो में जा रहे हो, आपके बाल खराब हो रहे हैं, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, आप कैब में जाना चाहते हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए भाई, और पैसा हाथ में चाहिए, किसी इन्वेस्टमेंट में, एसेट क्लास में नहीं चाहिए। वो कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप अपने हाथ में रखो। अगर आपने इतना जोड़ लिया है कि भाई मेरा तो सॉर्टेड है कि मेरा पर मंथ का इतना ही खर्चा होगा, और उसके बाद मैंने मेरा मल्टीप्लाई करा कि मेरा 6 महीने का इतना खर्चा होगा, लेट्स से मेरा 10,000 खर्चा है, मल्टीप्लाइंग बाय 6 यू गेट आर कमिंग टू फिगर ऑफ 60,000 रुपीज़। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा उसको आप लिक्विड एसेट्स में लगाओ। अब वो लिक्विड एसेट्स क्या हो सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। मैं लाइक अगर बताना चाहूँ लोगों को, तो आई वुड से कि आप इस पैसे को डेट फंड्स या फिर FD में आप लगा सकते हो। एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि बहुत ना स्टूडेंट्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली CA में, थोड़े से बुकवर्म होते हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा ये बुकवर्म होते हैं।
तो उतना नेटवर्किंग नहीं करना जानते लोग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी उतना मौका नहीं लगता, और काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब विद टाइम हो जाते हैं, शुरू से इंट्रोवर्ट होते हैं। उनको क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं अपनानी चाहिए जिससे वो नेटवर्किंग कर पाएँ फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर प्रैक्टिस और जो भी वो बिजनेस करते हैं? देखो मेरा इस पे आप take ऐसा है- इंट्रोवर्ट रहे हो, एक्सट्रोवर्ट रहे हो, हाँ मैं that will help. उसी पे आ रहा था मैं कि मेरा टेक इस पे ऐसा है कि दो तरह के इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक जो अपने सर्कल में एक्सट्रोवर्ट है इतने भयंकर लेवल पे कि आप सोच भी नहीं सकते, लाइक दैट फ्रेंड ऑफ माइन करण मंगला, ही से कि ही इज इंट्रोवर्ट बट ही इज नॉट एन इंट्रोवर्ट। जो उसको क्लोज सर्कल में जानते हैं दे नो कि कितना बड़ा इंट्रोवर्ट है वो। देन देयर आर पीपल हु आर जनरली इंट्रोवर्ट। ठीक है, आपको धीरे धीरे अपनी हैबिट्स बिल्ड करनी होंगी। गिव योरसेल्फ टाइम, इन्वेस्ट सम मनी, गो टू मे बी अ ट्रिप। ठीक है, वहाँ जाओ, अनजान लोगों से मिलो, अनजान लोगों से बात करना स्टार्ट करो। ठीक है, इंस्टाग्राम इज़ अ प्लेस, अपने पुराने दोस्तों से कनेक्ट करो। ठीक है, वापस उनसे बात करना स्टार्ट करो। एक हैबिट लाओ लोगों से बात करने की, कॉन्वर्जेशन ड्रॉ करने की। और कॉन्वर्जेशन को कितना टाइम आप टॉपिक से डेविएट करके रखोगे और कितना टाइम टॉपिक पर रखोगे वो भी आपको मैटर करेगा। और यहाँ पे टॉपिक क्या है? आपका प्रोफेशन, आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, आपने किसी फ्रेंड को इंस्टाग्राम पे डीएम किया और आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस पे चले गए। आप फ्रेंड को डीएम किया, आप 15 मिनट बाद अपने घूम फिर के भी प्रैक्टिस पे आ गए, या आपने कितना टाइम तक आप नहीं आए और आपके फ्रेंड के बोलने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस की बातें स्टार्ट करी। आई विल बी वेरी फ्रैंक कि मैं घूम फिर के आ ही जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी वो चीज़ इतना ज़्यादा नेटवर्किंग की तरह से मेरे अंदर आ गई है कि दैट आई हैव टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ, माई वर्क। तो मैं आ ही जाता हूँ घूम फिर के। उसका कोई टाइम मैंने कभी ऐसा मेजर नहीं किया है कि मैं 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आ रहा हूँ। बट हाँ, वो मेरे साथ होता है। बट आप वो चीज़ कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, जैसे मैंने बोला इवेंट्स अटेंड करो, अनकन्वेंशनल चीज़ें करो। ठीक है, हेजिटेशन होती है लोगों को हेजिटेशन कि आप अपनी खत्म करो, बात नहीं कर पा रहे इवेंट में जाके भी, Correct. they just attend the event and come back without even यार देखो having a मतलब single network. मेरा आपसे एक सवाल है, यू आर ऑल्सो सी, किसने कहा कि हमको इंडस्ट्रियल फोरम्स में ही क्लाइंट मिलेंगे? जिम में नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें करो जो अनकन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल चीज़ें करोगे तो अनकन्वेंशनल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। राइट। ठीक है, आपको जिम में कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो आपके साथ में बेंच प्रेस कर रहा है या कोई भी फॉर दैट मैटर एक्सरसाइज कर रहा है, एंड ही इज़ मल्टीपल करोर्स का उसका नेटवर्थ है और उसको कुछ ना कुछ सर्विस ढूंढ रहा है जो उसको चाहिए। एंड अगेन पहली बार में आप ट्रांजेक्शनल करना चाहोगे तो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ कि वहाँ फंसोगी। So मतलब नो मोर अबाउट दैट पर्सन। मैं just wanted to add a few things here कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो मतलब ठीक है, वो एक नेचर हो सकता है। हाँ, लेकिन अगेन जॉब में या प्रैक्टिस में या बिजनेस में कई ऐसी चीज़ें करनी होती है हमें जो हमारे नेचर के अगेंस्ट है। मैंने इस चीज़ के लिए मेरे For फ्रेंड the benefit of the business or job which we are doing. मैंने इस चीज़ के लिए एक बात मेरे फ्रेंड को भी थोड़े दिन पहले समझाई थी। वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उसको बोला कि यार देखो, आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपके नेचर के अगेंस्ट जाके करनी पड़ती है, विपरीत जाके आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आपकी जॉब एक चीज़ डिमांड करती तो आप क्या आप नहीं करते क्या? अगर आपकी जॉब की डिमांड होती दैट यू हैव टू स्पीक टू दैट पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजर और मे बी टैक्स हेड और एनीवन फ्रॉम योर क्लाइंट साइड, आप नहीं करते क्या? बात करते हैं ना। तो दैट टाइम यू वर डूइंग दैट थिंग फॉर योर Job. एम्प्लॉयर, अब आप खुद के लिए कर रहे हो। डबल डाउन ऑन दैट थिंग, इज डबल डाउन। ठीक है, चीज़ों के ऊपर आप डबल डाउन करना जब स्टार्ट कर दोगे, अपने एफर्ट्स को एम्पलीफाई करना स्टार्ट कर दोगे, रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको, चाहे वो प्रैक्टिस में, चाहे वो आपके इस नेचर के अगेंस्ट जाने में हो। आप पहले दिन में आप सोचो कि मैं 50 लोगों से बात करूँगा, नहीं होगा भाई। धीरे धीरे हैबिट बनती है। फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से बात करी, हाँ, फिर एक करेक्ट, घूमने गए तो लोगों से बात करने की कोशिश करी। हाँ, राइट। ये आप करिए। और दूसरा देखो क्या है ना, लोगों को टेकिंग बहुत पसंद है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में चलता है ना कि सर एवरीथिंग इज अबाउट गिव एंड टेक, एवरीथिंग इज अबाउट रेफरेंसिंग। तो टेकिंग तो बहुत पसंद है लोगों को, गिविंग बहुत कम पसंद है। अब आप कितना ज़्यादा सामने वाले को दे सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी वैल्यू सामने वाले को दे सकते हो। आप एक पर्सन है जो आपसे कनेक्टेड है, आप उसको वैल्यू दिए जा रहे हो और आप सोच रहे हो यार ये मेरे से एडवाइजरी तो ले लेता है लेकिन मेरा कभी क्लाइंट नहीं बनता। अब आपने ये चीज़ सोच ली, लेकिन उस आपकी एडवाइजरी से उस बंदे ने बहुत सारा पैसा बनाया है, कमाया है या बचाया है।
तो आपके लिए एक इमेज बिल्ड हो रही है उस पर्सन के माइंड में, ठीक है, कि वो आगे रेफरेंस जरूर देगा आपके लिए, राइट। यू आर नॉट अर्निंग, यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, whom you are connected to, but you are getting acknowledged by his entire circle, राइट। ठीक है। तो efforts never go into vain, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप करते रहो अपना, मतलब पूरे कॉन्वर्सेशन में हमारा ये पॉडकास्ट जब लोग देखेंगे तो सब बोलेंगे भाई आप करते रहो की बात चल रही है, पर भाई वही सॉल्यूशन है, ठीक है। यू हैव टू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ऑलवेज बीट, कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट टैलेंट, एवरीथिंग, यस, ठीक है। दैट्स ट्रू। वो हमेशा टैलेंट को बीट कर देगी कि जिसके पास एक अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म भी है ना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हाँ, वो अगर उस डिसिप्लिन से वो काम नहीं कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग कि ही विल डिक्लाइन या उनका डाउनफॉल हो जाएगा, बट वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और आप, क्योंकि आप तो जीरो पे हो ना, तो आपके लिए तो हर ग्रोथ है, राइट। आपका पहला क्लाइंट आपके लिए 100% ग्रोथ है, बिकॉज यू केम टू 0 to 1, दूसरा 100% ग्रोथ है, 100% ग्रोथ है, दूसरा वाला भी 100% ग्रोथ है, Right. ठीक है। तो भाई आप उस चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव लेंस से देखना स्टार्ट करो, एफर्ट्स करना स्टार्ट करो, और बस ये जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे काम करो, एंड यू विल गेट नाइस, व्हाट यू वांट। दैट्स अमेजिंग। पुनीत, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास कि सेफ्टी नेट बिल्ड कर लिया, वो सब ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से किसी भी एक न्यूली फ्रेश क्वालिफाइड सीए को कितने टाइम में अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू रिजाइन, टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस? हाँ, ये कह लो, या कब छोड़नी चाहिए? तो देखो, पहले तो कोई राइट टाइम होता नहीं है, आपको अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखना पड़ेगा, बट मेरा जो इस चीज़ में एक बहुत पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि द यंगर यू आर, लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव। अगेन ये स्टेटमेंट एक जनरल पब्लिक पे अप्लाई करेगी, नॉट लाइक लिटरली एवरीवन, ठीक है। जब आप यंग होते हो तो आप अभी मैरिड नहीं हो, आपके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ये एक मासेस के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है, तो उस केस में ना आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, ठीक है, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है मेरे ऊपर, EMIs नहीं है, EMIs नहीं है आपके ऊपर, ठीक है, आपको अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरनी है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं आपके पास, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद आप ये नहीं सोचोगे कि व्हाट डू आई वांट, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या ड्रीम था जब मैंने CA स्टार्ट किया था, तब मेरा क्या ड्रीम था। वो चीज़ों से पहले आप ये सोचोगे कि मेरी 1 तारीख को एक EMI ड्यू है, 15 तारीख को मेरे स्कूल के बच्चे की फीस जाती है, मेरी मेड का इतना खर्चा है, थिंग्स लाइक दैट। आप वो सब चीज़ें सोचोगे पहले, रादर देन कि व्हाट इज समथिंग विच सेटिस्फाइज माई सोल। मैं हमेशा ऐसा प्रैक्टिस करना, दैट इज द थिंग विच विल इवेंचुअली सेटिस्फाई माई सोल, बट क्या मैं इन सब चीज़ों को दाव पे रख के वहाँ जा सकता हूँ? प्रोवाइडेड यू हैव अ सेकेंडरी इनकम इन योर हाउस, तो आपको एक सेफ्टी नेट मिल जाएगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे टेक केयर हो जाएंगी। लेकिन कब तक वो चीज़ों पे आप चले जाओगे? तो वैसे तो देखो अर्लियर, लेकिन क्या हम लेटर पार्ट में नहीं कर सकते? क्या लेटर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मे बी 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, कि नुकसान ही नुकसान है? नहीं, आप 10-15 साल में एक बहुत अच्छा खासा कनेक्शन अपना बिल्ड कर लेते हो, आपका एक सर्कल होता है, देयर आर पीपल हु नो यू बाय नेम, आपका नाम इंडस्ट्री में उठेगा, लोग आपको जानेंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से स्टेज पर हो, ठीक है। आप अपने घर के सबसे छोटे बच्चे हो, राइट, ठीक है, आपके फादर ऑलरेडी 60s में हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आपके ऊपर बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। करेक्ट। आपने CA थोड़ा सा लेट क्वालिफाई किया, वैसे CA क्वालिफाई के लिए करने के लिए यूजुअली 26, 27, 28 आप 26, 27, 28 की एज पे आप कर रहे हो, और एक आप 22-23 साल की उम्र में आप CA क्वालिफाई कर रहे हो, और आप उसके अगेंस्ट में 27, 28 में कर रहे हो, तो पेरेंट्स का होगा कि भाई सोसाइटी के हिसाब से जो एज है शादी की वो निकलती जा रही है, तो यू शुड सेटल डाउन। तो वो सब फैक्टर्स इस केस में प्ले करते हैं। तो आप वो सब चीज़ों को देखो, अपना खुद का एक गोल बनाओ कि क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, अप्लाई योर माइंड, एंड इफ यू हैव क्लियर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स माय ब्रदर, देन यू हैव योर माइंड इन प्लेस, ठीक है। अपना माइंड लगाओ, अपना डिसीजन लो। इट्स नॉट लाइक कि किसी की एडवाइस को कंप्लीटली फॉलो कर लो। मेरे हिसाब से CAs की एडवाइस, CA कोर्स के रिलेटेड एडवाइस, इट इज लाइक अ डाइट चार्ट। ये मैं मेरे हर क्लाइंट को बोल देता हूँ। आप एक डाइट चार्ट सबको दे सकते हो क्या? नहीं। हर किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर किसी की हाइट अलग है, वेट अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेस अलग है ना। तो फिर आप कैसे
एक एडवाइस को सबके ऊपर जनरली अप्लाई कर सकते हैं। एक ही इन्वेस्टमेंट प्लान आप सब क्लाइंट्स को कैसे दे सकते हो जब हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। करेक्ट। किसी के घर में 3 बच्चे हैं, उसको 3 बच्चों की फीस भरनी है, किसी के घर में 1 बच्चा है, उसको एक बच्चे की फीस भरनी है। उनकी डिस्पोजेबल इनकम अलग हो गई मेरे भाई, कैसे करोगे? करेक्ट। तो दैट इज वन थिंग। तो ये सब चीजें कंसिडर करो। वैसे जनरल पार्लेंस में अर्लियर द सूनर, बट अगर आपका है कि मुझे जॉब करना है, इंडस्ट्री में नाम बनाना है, देन आई विल कम। मैं पहले ही नीश बना लूंगा, पहले ही उस चीज पर डबल डाउन कर लूंगा, तो दैट इज योर चॉइस। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से डिसीजन लीजिए, अपने लाइफ के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसीजन लीजिए, दैट इज द फाइनल चॉइस। तो जस्ट टू समराइज कि जितना जल्दी करो उतना अच्छा है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो उस टाइम पे करो उतना अच्छा है, और लेट कभी नहीं। कोशिश यही करो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम से कम रहें इन टर्म्स ऑफ EMIs और योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो वही चीज़ें पुनीत ने बताई हैं। एक चीज़ और थी पुनीत जो हमने मिस कर दी, मुझे लगता है कि आपने बताया कि यू स्टार्टेड विद अ मिड साइज फर्म और स्मॉल साइज फर्म जस्ट टू गेट एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल डोमेन्स सो दैट आपको वो हेल्प मिले आपकी प्रैक्टिस में। राइट। सो क्या एक स्टूडेंट जिसने आर्टिकलशिप करी है बिग 4 में वर्सेस एक स्टूडेंट जो मिड साइज या स्मॉल साइज फर्म में आर्टिकलशिप करता है, सो क्या डिफरेंस आपको लगता है? फायदे और नुकसान अगर आप बता पाओ क्या है of big 4 articleship versus a mid-size or a small firm articleship? A student who is doing articleship in Big 4 is more confident. Okay. My God, I mean, like वो डील कर रहे हैं करोड़ के फिगर में, ठीक है, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि हम चीज़ों को पुल ऑफ कर सकते हैं। आप एक बिग 4 में ऑडिट में आर्टिकलशिप करे हुआ बच्चा अगर बाद में आगे जाके अपनी प्रैक्टिस खोले और उसके पास कोई लिस्टेड कंपनी आ जाती है या कोई बड़े साइज की कंपनी आ जाती है, फॉर दैट मैटर 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, वो उसकी ऑडिट करने में घबराएगा। करेक्ट। लेकिन मिड साइज के लिए वो थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट रहेगा, चैलेंजिंग पार्ट रहेगा। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ बिग 4 आर्टिकल एंड अ वीकनेस फॉर द काउंटर पार्ट जो मीडियोकर फर्म में कर रहा है। अब मीडियोकर फर्म में आप ये कहो कि किसी के पास 1000 करोड़ का क्लाइंट हो, भाई हो सकता है, बट मेरी जो भी यहाँ पे बातें हैं वो एक जनरल स्टेटमेंट है कि जनरली जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन स्मॉल साइज फर्म या मीडियम साइज फर्म में क्या होता है कि आप डील करते हो विद अ वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स। यू हैव बिग क्लाइंट्स, यू हैव स्मॉल क्लाइंट्स। आपके पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं पता ड्यू डेट क्या होती है, जिनको टैक्स नहीं समझ में आता क्या होता है टैक्स, क्यों लगती है पेनल्टी। राइट। लाइक यू विल नॉट बिलीव, मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, मेरे पास एक मेरे क्लाइंट का कॉल आता है, मतलब हमारे फर्म के क्लाइंट का कॉल आता है कि सर मेरी शादी थी इस बार, नहीं कर पाया, मैं हनीमून पे गया था, खर्चे क्लेम कर लूँ क्या ITR? ओके। लेजिट क्वेश्चन है ये। ओके। हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर प्रैक्टिस? राइट। ठीक है, तो आप जब स्मॉल साइज में आते हैं ना तो आप हैबिचुअल हो जाते हो ऐसे क्वेश्चंस के, यार कि मेरे पास हर तरीके का क्लाइंट आएगा भाई। मेरे पास ऐसा भी क्लाइंट आएगा जो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे उसको जीरो से समझाना पड़ेगा, और ऐसा भी क्लाइंट आएगा जो पढ़ा लिखा है, जो एक माइट क्वेश्चन हार्ड नॉलेज। हाँ, माइट क्वेश्चन हार्ड नॉलेज, माइट गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ थिंग्स। तो वहां पे आप ओवरऑल लेवल पे रेडी होते हो। यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है कि आप बड़े टास्क को बाद में टेकअप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जो होगा वो अगेन यहाँ पे क्योंकि आप जनरलाइज है तो आप डिफरेंट एरियाज का काम पकड़ सकते हो, डिफरेंट एरियाज में डील कर सकते हो। हाँ, ऑडिट का अगर आर्टिकल होगा, अगर वो किसी रिश्तेदार की शादी में गया और वहाँ पे किसी ने पूछ लिया भाई मैं टैक्स कैसे बचाऊं, तो जनरली क्या होता है, यार मैं नहीं करता, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, which is not acceptable, which is not acceptable as per the society. Yes. जो accept नहीं कर पाते, you should know this, either you should know how to file an ITR. I have not filed my ITR till date. हाँ, तो वही होता है कि आपको पता होना चाहिए। I have filed it through someone else. डिस्क्लेमर। तो आपको सब चीजें पता होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सोसाइटी मान लेती है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा बिग फॉर उनके हिसाब से अभी जुलाई आते ही मेरा सीजन चालू हो जाता है, और हम नोटों की गड्डियों पे सो रहे होते हैं, वो आ जाते हैं ना मीम सीएस आफ्टर द जुलाई सीजन, ITR सीजन, मार्च सीजन के नोटों की गड्डी पे सो रहा है आदमी। डेनवर जो है वो एक चीज और थी, मैं ये कहूँगा कि जो मिड साइज या स्मॉल साइज फर्म में आर्टिकलशिप करते हैं उनके पास एक एडवांटेज ये रहता है, जैसे आपने बताया कि 2
बकेट्स में हमारी प्रैक्टिस रहती है, ट्रेडिशनल और नीश। Correct. तो जो बिग फोर वाला एक स्टूडेंट है जिसने आर्टिकलशिप वहाँ पे करी है, उसका नीश डेवलप हो जाता है, लेकिन दैट पर्सन डू नॉट नो हाउ टू लाइक डू और गेट द वर्क which is done by the traditional practitioner। तो वो एक चैलेंज मुझे लगता है, उनको थोड़ा सा वहाँ पे वर्क करना पड़ता है before starting their practice। That's they what- should know how to file ITR, how Right. to file GST returns। That is something which they should prepare themselves before resigning or leaving their job। Correct। तो दैट्स व्हाट आई सेड ना, आपके पास जो मिड साइज में होगा उसके पास मल्टीपल एरिया के क्लाइंट से डील करने का एक्सपीरियंस होगा, तो वो बेटर तरीके से कर पाएगा, उसके पास वो एक एडवांटेज है, वो कर चुका है वो काम पहले। ऑन द अदर हैंड जो एक बिग फोर से एक आर्टिकल निकल के आ रहा है उसने सिर्फ ऑडिट करा है, नेटवर्क का एक अच्छा एडवांटेज रहेगा शायद Network बिग एक फोर अच्छा- वाले एक आर्टिकल के पास। Correct. एक कुछ नॉट ऑल द टाइम बट कुछ HNIs का भी नेटवर्क हो सकता है Yes. उसके पास ड्यूरिंग देयर आर्टिकलशिप। यस तो पुनीत, जस्ट टू समराइज, आपके हिसाब से व्हाट हेल्प्स मोर इन CA प्रैक्टिस, बिग फोर आर्टिकलशिप और आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मिड साइज और अ स्मॉल साइज का? Yes, it depends. How much efforts are you ready to put into it? Okay. ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि बिग फोर वालों के पास क्या होगा कि एक HNI क्लाइंट्स का नेटवर्क होगा, हो सकता है। हो सकता है, Not necessary. ठीक है, हाँ, मतलब वो हो सकता है क्योंकि आप उसी सर्कल में रहे हो, तो आपके लिए वहां से क्लाइंट्स लाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो मीडियोकर वाले होंगे ना, उनके पास डाइवर्स रेंज होगी कि आप वो GST वाला क्लाइंट भी पकड़ लेंगे, वो अगर किसी का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का काम होगा, वो EPF का काम होगा, वो भी पकड़ लेंगे, वो अकाउंटिंग भी पकड़ लेंगे, ठीक है, वो ऑडिट्स भी कराएंगे जाके, तो उनको क्या है ना, एक रेंज मिल जाती है जहाँ पे वो ऑपरेट कर सकते हैं। सेम चीज जो आपने बोली कि उनको वहाँ पे ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा बिग फोर वाले आर्टिकल्स को, अब वो कितना एफर्ट मारना चाहते हैं जॉब छोड़ने से पहले, या ऐसा मान लेते हैं कि कोई बच्चा है CA बना है और वो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है, वो कितना एफर्ट वहाँ मारना चाहता है उन नई चीज़ों को सीखने में जो शायद उसने नहीं करी पहले कभी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वो उसके लिए ईजी हो जाएगा। अगर वो स्टार्टिंग में एफर्ट ले लेगा ना, पहले ही सीखना स्टार्ट कर देगा चीज़ों को, तो जब उसके पास क्लाइंट आएगा तो उसको इतनी परेशानी नहीं होगी, जो कि हमारे कोर्स में सिखाया भी जाता है प्रोएक्टिव, क्योंकि हमें सिखाई तो सारी चीज़ें जाती हैं, हर CA स्टूडेंट सब चीज़ें पढ़ के आगे चलता है, वो पढ़ के वही 6-8 सब्जेक्ट जो होते हैं, अब 6 हो गए हैं, सब पढ़ के आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, यू हैव द टेक्निकल नॉलेज, यू डू नॉट नो द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दैट, एटलीस्ट फॉर नाउ, राइट। तो वो सीख सकते हो आप। कैसे सीखोगे? रियल क्लाइंट डेटा पे काम करके, या फिर अपने हिसाब से सिनेरियोस बिल्ड करके, या फिर हर्ष पुनीत से हेल्प ले कि सिंस पुनीत हैज एक्सपोजर ऑफ अ मिड साइज और स्मॉल साइज फर्म ऑफ डाइवर्स फील्ड, कि यार पुनीत इसमें मेरे को हेल्प चाहिए, या पुनीत हर्ष से हेल्प ले कि यार यू हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ क्लाइंट्स, राइट। सो वही है, मतलब किसी के पास एक चीज एक्स्ट्रा है तो किसी के पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, करेक्ट, भगवान ने सबको बराबर दिया है, राइट। बस और मैंने वो चीज़ बोली भी ना आपको कि कलर अलग है हाँ, जो कलर अलग है, और दूसरा मैंने आपको वो चीज़ बोली भी कि यार हर बंदा जो CA स्टूडेंट जो क्वालिफाई करके CA बना है, मेरिट पे बना है, तो देखो टैलेंट तो उसके अंदर है, कर तो वो लेगा, सही गाइडेंस चाहिए, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स चाहिए और हो जाएगा, उतना ही चाहिए। किसी का थोड़ा लेट होगा, किसी का थोड़ा जल्दी होगा, यही हमको कोर्स सिखाता है, कोई 6 महीने बाद CA बनता है, कोई 6 महीने पहले CA बन जाता है, तो कोई थोड़ा लेट समझेगा इन सब चीज़ों को, when there is a way, when there is a November after May। यस यस यस। So अच्छा, so अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट एक रफ एस्टिमेट मुझे चाहिए होगा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि कितना एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए टू सेट अप द एंटायर प्रैक्टिस, नॉट जस्ट लैपटॉप बट एक ऑफिस सेटअप। यू मीन ऑफिस सेटअप? यस। ओके, तो देखो ऑफिस सेटअप कर रहे हो तो मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए आपको चाहिए, Doable होंगी। हाँ, आपके लिए चाहिए और नॉन नेगोशिएबल है। आपका डेस्क, आपकी चेयर, आप क्लाइंट चेयर, ओके, एक विजिटर सोफा काइंड ऑफ थिंग, वो आपको चाहिए। देन यू नीड एन लैपटॉप और मे बी अ PC, देन यू नीड अ एयर कंडीशनर, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह आपके उसके लिए, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के लिए, और आपका वाईफाई, ठीक है, ये चाहिए आपको। अगर आप स्टार्टिंग से अपने पास स्टाफ रख रहे हो, आर्टिकल्स रख रहे हो, तो उनके लिए वो चीज़ आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, उनके लिए एडिशनल टेबल चाहिए, ठीक है। ऑफिस ले रहे हो, ऑफिस का रेंट, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट सब मिला के
डिपेंडिंग ऑन योर सिटी जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो, 2 लाख का आप एक फिगर पकड़ के चलो, 2 लाख 2 लाख ठीक है। का आप एक फिगर पकड़ के चलो, 10-15% प्लस माइनस मान लो, Okay. डिपेंडिंग ऑन सिटी। अगर आप टीयर 2 में चले जाओगे तो वो और 15% कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शायद रेंट्स कम होंगे, सिक्योरिटी का काम कम होगा। Okay. आप क्या क्वालिटी का फर्नीचर अपने लिए खरीद रहे हो, नाउ दैट विल डिपेंड। अब Right. आप मैं एक चाहूँ रेंट के भी ऑप्शन अच्छे आ रहे हैं मुझे लग रहा है मेट्रो सिटीज में, फर्नीचर Co-working फॉर द spaces. बिगिनिंग, लाइक फॉर इनिशियल टाइम। तो रेंटिंग ऑफ फर्नीचर हाँ मतलब शुरुआती दिनों में मुझे लगता है कि वो रेंटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, don't you think? हो सकता है। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको आपके ऑफिस के हिसाब का फर्नीचर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको आपके ऑफिस के स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्नीचर मिल रहा है रेंट पे, आप यूज़ करिए डेफिनेटली। एंड फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल नीड दिस थिंग ऑफ योर ओन, ठीक है। या फिर हो सकता है कि 6 महीने साल बाद आपके पास इतना काम हो कि आप अपना ऑफिस ही बदल दो। Right. तो वो अगेन सिचुएशन टू तो वही है, सिचुएशन मतलब करेगा। वो 2 लाख का अमाउंट विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इफ समवन ऑप्ट्स फॉर रेंटल फर्नीचर, हाँ डेफिनेटली, मतलब 20,000 में भी। डेफिनेटली। बट वो डिपेंड करेगा हर्ष कि आप कहाँ पे वो अपनी कहाँ पे प्रैक्टिस मतलब करना चाहते रेंट हो। सब जगह अवेलेबल नहीं है, सब जगह अवेलेबल नहीं है। यस, तो मैंने वही बोला, मोस्टली मैं- इन मेट्रो सिटीज। मैंने पूरे पॉडकास्ट में वही बातें करी जो जनरल Yes, ऑडियंस yes. रिलेट कर पाएगी कि आप अगर टीयर 1 सिटीज में हो, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह, वहाँ आपको रेंटिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। सिटी वेयर आई कम फ्रॉम, वहाँ पे रेंटिंग ऑप्शन ही नहीं था, राइट नहीं है। तो आई नीडेड दैट फिगर इन माई बैंक अकाउंट कि मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में हो तो आपका वो अमाउंट भी बढ़ जाएगा कि कितने महीने का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो, कितना आप ब्रोकरेज दे रहे हो, दैट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। 2 लाख का आपने बताया एक टू सेटअप योर ऑफिस। Yes. मुझे एक चीज़ और बताओ कि अगर मैं मंथली देखूं कि मेरा फिक्स्ड फी कितना होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूं, तो वो उसके बाद कितना आएगी आफ्टर सेटिंग अप माय ऑफिस? फर्स्ट थिंग इज रेंट, ठीक है। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर स्टाफ है तो उनका चाय पानी का खर्चा कितना लगभग मान सकते हैं इंसान? डिपेंड्स डिपेंड्स। अब आपका कहाँ पे Second, रह रहे हो, number of वो staff. तो हाँ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टाफ, आप कौन सी सिटी में हो, आपके वहाँ 10 रुपए की चाय Got मिलती it. है या आपको चाय पॉइंट की चाय की आदत है, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। right. ठीक है, तो वो अब आप देख लीजिए कि उसमें। बट हाँ, आपको एक बेसिक वाईफाई चाहिए जो आपको 600 रुपये में मिल जाता है, 500-600 रुपये का वाईफाई मिल जाता है महीने का। इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करेगा आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। आप पूरा दिन एसी चलाओगे तो बिल बढ़ जाएगा, राइट। और जब आप उस स्टेज पे होगे तो आप खुद ही नहीं चलाओगे। तो वो चीज़ है, क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट के सामने आप चला के बैठे, ये छोटी मोटी चीज़ें आने से पहले चला लोगे ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के लिए क्लाइंट आया, पहले आपके भी ठंडा रहना चाहिए। तो these kind of things you do when you start your own practice and there is no shame to admit it, क्योंकि सबने किया है, राइट हर किसी ने किया है। Right. आप हर बच्चा उतने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आता, हर बच्चा सिल्वर स्पून लेकर नहीं आता Right. कि दे हैव ऑल द मनीज ऑफ देयर राइट। एंसेस्टर्स के भाई सबके लगा अपने देंगे अपने इसमें। struggles सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, अपने राउट्स हैं जहाँ से वो आए हैं। Okay, so I guess we have discussed enough about practice, job, say everything. Okay, so मुझे लगता है कि we have discussed enough about practice and क्या mindset होना चाहिए, कब छोड़नी चाहिए जॉब, कितना खर्चा आएगा, clients कैसे लाने हैं, etc etc blah blah. अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम ट्राई करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में कुछ अगर FAQs हैं वो हम केटर इन कर लें। इसके साथ ही पुनीत, it was lovely having a conversation with you and I'm glad that I like asked you for this podcast because मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस सेटअप करने की नॉलेज सबके पास है इंडस्ट्री में। बहुत सारे वेतरन CAs हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट आपको इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करना इसलिए हेल्पफुल है व्यूअर्स के लिए बिकॉज यू हैव रिसेंटली started your practice, you have recently set up your practice and वो ना स्टूडेंट कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता है। वो कनेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं वेतरन को बिठा दूँ तो दे मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इनके स्ट्रगल जान के क्या करूँगा, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रगल इन देयर लाइफ नाउ। बट अभी सिंस यू आर in a struggling phase but there is a smile on your face which tells a lot about your confidence and which is very much necessary for the viewers to see that कि एक बंदे को देख पा रहे हैं। I'm not in a struggling phase. Oh, see, ठीक है। guys, So he is out of the struggling phase now. Just within 10 months into setting his practice, 10 months after setting his practice, which is a great thing, and again a motivating thing for our viewers. But again, किसी को 10 महीने लगते हैं, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 3 साल लग सकते हैं।
You just have to build your mindset. This Exactly. is what I feel. You have कि to आपको keep अपना your mindset build करना patience पड़ेगा. intact. So thank you, Puneet. Lovely having it. Thank you. Chat Pleasure is catch up all with mine. you. Yeah. Yes.